लिन यू, क्या वह वापस आ सकता है? मुझे नहीं पता। क्या तुमने देखा? उसके पास इतना शक्तिशाली हथियार था, उसने उस राक्षस को लगभग मार ही डाला था। वैसे इस सीक्रेट रेल्म के राक्षस आग से डरते हैं। अगर वे आग से डरते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास आग के लिए सिर्फ एक टॉर्च है। लानत है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है। वांग सी, क्या तुम कुछ काम की बात नहीं कह सकते? कुछ आइडिया दोगे क्या तुम? ठीक है भाई लो, वांग सी पर ध्यान मत दो। हम यहाँ फंस गए हैं और नीचे जाना मौत की सजा है। किसने सोचा था कि जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े थे वह गायब हो जाएगी? सीढ़ी शायद लिन यू ने ले ली थी। वह वही था। वांग सी, तुम इतने श्योर क्यों हो? अंतर्ज्ञान, तुम्हारा इंट्यूशन, सच में। अगर तुम्हारा इंट्यूशन न होता तो हम यहाँ नहीं पहुँचते। हमें इस सीक्रेट रेल में नहीं आना चाहिए था। हमें बस रिफ्यूजी विलेज में ही रहना चाहिए था। शू लुओ, बस बहुत हो गया। चलो बाहर निकलने का रास्ता निकालते हैं। मुझे लग रहा है कि लिन यू वापस नहीं आ रही है। कौन जानता है? लिन यू, वो आदमी। ओह माय, क्या वो वापस आ रहा है? ये वही है। डॉट डॉट डॉट। वे पांचों एक पतली बालकनी में थे और फर्श से छत तक टूटी हुई खिड़की के फ्रेम से देख रहे थे। उन्होंने एक काला बिंदु फिर से देखा। वह बिंदु बहुत तेज गति से उनकी ओर बढ़ा। जैसे ही उन्हें साफ दिखाई दिया, वह लिन यू था जो व्हाइट ड्रैगन पर सवार था। हवा का एक तेज झोंका आया जो टूटी हुई खिड़की के कुछ हिस्सों को अपने साथ ले गया। वे पांचों जमीन पर बिना हिले डुले पड़े थे। उन्होंने अचानक पास आते व्हाइट ड्रैगन की आंखें और आयरन स्पीयर पकड़े लिन यू की आंखें कुछ देर के लिए अपनी आंखों से मिलती देखी। वाह, ये बहुत कूल है। ड्रैगन की सवारी करना बहुत बढ़िया है। लिन यू सच में सबसे ताकतवर है। अगर मैं बच गया और वापस गया तो मैं भी सवारी करने के लिए एक ड्रैगन ढूंढना चाहता हूँ। वांग सी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगला एडजेक्टिव 2 शब्द नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। वे आपस में बात कर रहे थे कि अचानक उन्हें नीचे से फिर से विशालकाय भरें की दहाड़ सुनाई दी। लिन यू एक बार फिर इससे लड़ रही थी। डॉट डॉट डॉट। बाय, गैसोलीन बैरल मत बचाओ, बस उन्हें उस पर फेंक दो। लिन यू ने बाई को निर्देश दिया, जिससे बाई ने बड़े गैसोलीन बैरल सीधे जायंट बीटल पर फेंक दिए। बाई को याद आया कि जब उसने ऑक्सकरियर सरपेंट ड्रैगन से लड़ाई की थी तो उसने गैसोलीन फेंकने के बजाय उस पर डाला था, जिससे लिन यू के कमांड को लेकर कंफ्यूजन हो गया था। जायंट बीटल के चिकने काले कवर से गैसोलीन को तेजी से बहकर जमीन पर गिरते देखकर ऐसा लगा कि उसे समझ आ गया है। इससे गैसोलीन के बैरल सीधे जायंट बीटल के मुंह पर टूट पड़े। जैसे ही बैरल गिरे, लिन यू ने एक आर्मर पियर्सिंग इंसेंडियरी एरो निकाला, सही टाइमिंग से, और हर बैरल पर एक शॉट फायर किया। बूम बूम। जायंट बीटल के मुंह के अंदर 2 बड़े आग के गोले फूटे, जिससे बहुत तेज आवाज आई। उसके 5 हिस्सों वाले बड़े जबड़ों में से 4 उड़ गए। बहुत असरदार। लिन यू ने छोटी सी बात कही जब बाई छत पर उतरा और उसने 2 और गैसोलीन टैंक पकड़े और बाई से एक बार और ऐसा करने को कहा। लिन यू को समझ नहीं आ रहा था कि वह पहली बार मिले राक्षस को खत्म करने के लिए क्यों पागल था। लेकिन शेल्टर में वापस आकर अपना सामान उतारने और लिज़र्डमैन की कुछ अजीब दीवारों पर बनी तस्वीरों को दोबारा देखने के बाद, जिसकी उसने पहले फोटो खींची थी, उसने वही कंफर्म किया जिसका उसे शक था। तस्वीरों में लिज़र्डमैन और स्टॉर्म फ्लाइंग लिज़र्ड, जिसे मॉन्स्टर विंग ड्रैगन भी कहा जाता है, के साथ 2 चांद भी थे, लेकिन कई और किरदार भी थे। टेंटिकल मॉन्स्टर, स्ट्रेंज रैट, एक बड़ा 8 पैरों वाला टेंटिकल वाला जीव, पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन जिसे उसने पहले हराया था, और एक मकड़ी। और यह बड़ा बीटल। दीवारों पर बनी तस्वीरों में लिज़र्डमैन ने बड़े बीटल का इस्तेमाल सुरंग खोदने के लिए एक टूल के तौर पर और अपने माउंट के तौर पर भी किया था। ऐसे खूंखार दिखने वाले जीवों को खत्म करने की यह इच्छा इसलिए पैदा हुई क्योंकि वे लिज़र्डमैन के लिए पालतू जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। अगर लिज़र्डमैन को पता चल गया कि इस सीक्रेट दुनिया में कंट्रोल किए जा सकने वाले जीव हैं। लिन यू को यकीन नहीं था कि लिज़र्डमैन इतने स्मार्ट हैं कि अंडरग्राउंड खंडहर के पत्थर के गेट से निकलकर आसानी से प्लीज ओपन मी एंशिएंट सीक्रेट रेलम गेट खोल सके, ताकि वे अपनी पूजनीय स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड को चारों ओर उड़ते हुए देख सके और जायंट बीटल पैट्स को जमीन के नीचे कई छेद करते हुए देख सके। शायद वे कर सकते हैं। बाई ने गैसोलीन के 2 टैंक फेंके। इसकी ताकत से भारी मेटल के कंटेनर जल्दी और सही तरीके से अपनी जगह पर पहुंच गए। वह जगह विशाल बीटल का मुंह था। इसके बाद लिन यू ने आर्मर पियर्सिंग इंसेंडियरी एरो का इस्तेमाल किया। कई प्रैक्टिस शॉट्स के साथ उनकी एक्यूरेसी एकदम सही थी। एक शार्पर शूटर गोलियां चलाकर बनता है
और लिन यू के लिए हर गोली और हर क्रॉसबो एरो प्रैक्टिकल लड़ाई के अनुभव पर बना है। यह अनुभव उसे लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने और अपने हथियारों की ताकत को ज्यादा से ज्यादा करने की इजाजत देता है। जैसा कि कहा जाता है, किसी हथियार की ताकत उसके गुणों पर नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करती है। अब लिन यू की काबिलियत उसे सभी तरह के हथियारों को आसानी से संभालने और उनकी मैक्सिमम पावर को बाहर निकालने में मदद करती है। स्टील रिपीटिंग क्रॉसबो और एलॉय टैक्टिकल क्रॉसबो ने एक साथ फायर किया। आर्मर पियर्सिंग बनिंगेरो ने जायंट बीटल के मुंह में गैसोलीन से भरे बैरल पर वार किया, जिससे तुरंत धमाका हुआ। 2 जोरदार धमाके हुए। आग के गोलों ने आखिरी जबड़ा तोड़ दिया, एक बड़ा सीन काट दिया और उसके आमतौर पर सुरक्षित कवच के नीचे छिपे आग पकड़ने वाले पेट में आग लगा दी। जायंट बीटल एक बहुत बड़ी आग में घिर गया था। अगर वह पहले की तरह अपने बड़े सीन से जमीन के नीचे अपना रास्ता खोदना भी चाहता तो अब यह मुमकिन नहीं था। और गंभीर चोटों की वजह से वह पूरी तरह से थक गया था, अब लड़ने लायक नहीं था और आखिर में पूरी तरह से आग में मिल गया। लिन यू को पता था कि यह एक जीत है। प्रोसेस मुश्किल था, लेकिन तरीका आसान था। वही पुराना फॉर्मूला था, वही जाना पहचाना स्वाद था। गैसोलीन ने काम कर दिया, आसान और खतरनाक। फिर भी जीत तो जीत ही होती है, चाहे वो खूबसूरती या ड्रामा कुछ भी हो। लिन यू को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि इस क्षमता के राक्षसों से लड़ने के लिए उसे बस एक चीज की जरूरत है, एक परिणाम। कोई खजाने का इनाम नहीं, कोई उत्साह नहीं। लिन यू ने बाई को छत पर वापस जाने दिया। पहले वाला शोरगुल खत्म हो गया था और राक्षसों की आवाज भी गायब थी। बाई ने दूर की खिड़की की ओर देखते हुए धीमी आवाज में गुर्राया और लिन यू ने सिर हिलाया। वहां 5 सर्वाइवर थे, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। गोह! बाई तुरंत उसके पास आया और हाथ में M19 पिस्टल लेकर लिन यू बाई की खिड़की का फ्रेम तोड़ने के बाद कमरे में घुसा और 5 लोगों पर बंदूक तान दी। लॉर्ड लिन यू, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। 5 को ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य देवता उन पर उतर आया हो और वे जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए। लिन यू ने भौहें चढ़ाई। वान सी भी वहां था। इस आदमी को पहले ही शेल्टर में वापस भेज दिया गया था। ओह, कोई नुकसान नहीं। हाँ, बस हम वापस नहीं जा सकते। जब हम आए तो लोहे की सीढ़ी ओह गायब हो गई। तो ग्रुप को लीड कर रहे व्यक्ति ने वान सी की ओर देखते हुए कहा। उनमें से वह अकेला था जो लिन यू से पहले मिला था, इसलिए उन्होंने उसे समझाने के लिए उस पर भरोसा किया। लिन यू ने वान सी की ओर भी देखा। तो लिन यू, तुमने इसे ले लिया है ना? वान सी ने कहा। धर तेरे की, क्या वान सी को बात करना भी आता है? लियू चेंग हैरान रह गया। लिन यू से सीधे सवाल करने की हिम्मत की। हम मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, मरने वाले हैं। मुझे याद है कि फोरम में कहा गया था कि लिन यू एक जानलेवा डेमन किंग है, वरना लेविक का ग्रुप उससे कैसे हार गया। वान सी हम सबको नरक में ले जा रहा है, शू लुओ ने तुरंत जवाब दिया। इस आदमी की मौजूदगी बर्दाश्त के बाहर है, ये बहुत ताकतवर है। वह ड्रैगन, दोस्तों, ड्रैगन हैंडसम और खतरनाक दोनों है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह आखिरी चीज है जो मैं देखूंगा। वैसे क्या हमें उसे बता देना चाहिए कि हम सब टैंक कंट्री से हैं और गोली नहीं चलानी है? चू यू के चेहरे से पसीने की एक बूंद टपक कर जमीन पर गिर गई। लिन यू ने उस बीटल को इतनी आसानी से मार गिराया। हमें मारने में शायद बस 1 सेकंड लगेगा, शायद उतना दर्द न हो। चलो सब सहते हैं। लुओ मेंग ने आखिरकार सबको दिलासा दिया। वे सब अपना सिर झुका रहे थे। हर कोई सिस्टम के चेक पैनल का इस्तेमाल करके वान सी से अपनी नाराजगी और लिन यू के आने वाले गुस्से को लेकर अपना डर और बेचैनी दिखा रहा था। साथ ही उन सभी को लगा कि ऐसी बातें कहने के बाद लिन यू उन्हें मारने से खुद को रोक नहीं पाएगी। ओह, वो कौन जाने तुम कहां से आए हो, अब यह मेरा है। लिन यू इन लोगों जितना ड्रामाई नहीं था, उसे कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वान सी यहाँ होंगे। जब बाई ने बताया कि यहाँ और भी बचे हुए लोग हैं, तो लिन यू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर एंशिएंट सीक्रेट रेन गेट काफी समय से एक ही जगह पर कई बचे हुए लोगों को जमा कर रहा था और उससे पहले भी कई बार ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। ये वान सी उन 7 लोगों में से एक था जो लेविक के साथ उसकी आखिरी लड़ाई के दौरान जासूसी करने आया था। उस समय उसने 3 लोगों को छोड़ा था और उनमें से वान सी के बारे में उसकी धारणा सबसे मजबूत थी। वह हमेशा कम बोलते थे, कभी भी 5 शब्दों से ज्यादा नहीं बोलते थे। इस बार उसे इतना कुछ कहते हुए सुनकर लिन यू को अजीब लगा। ओह, वान सी ने सिर हिलाया। बाकी लोग पसीने से भीगे हुए थे और अभी भी सदमे से उबर रहे थे।
उन्होंने बस अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। मांसपेशियां तनी हुई थीं, डर के मारे लगभग चीख रहे थे, सोच रहे थे कि लिन यू कुछ करने वाला है, लेकिन लिन यू ने कुछ नहीं किया। अब आप जा सकते हैं। लिन यू ने सिर हिलाया। घुटनों पर बैठे लोगों को देखकर उसे भी ये थोड़ा अजीब लगा। क्या मैं सचमुच इतना डरावना हूँ? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। वे जल्दी से जमीन से उठे और लिन यू की तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वांग सी ने कहा था कि लिन यू ने पिछली बार 7 में से 4 लोगों को तुरंत मार डाला था और वह एक बेरहम हत्यारा था। उन्हें लगा कि वे मारे जाएंगे, लेकिन लिन यू ने ऐसा नहीं किया। वांग सी ने बिना किसी भाव के उनकी तरफ देखा, स्टोरेज स्पेस से एक हल्के नीले रंग का डिजाइन वाला मैप निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। दूसरों ने उसे जमीन पर शेल्टर डिजाइन मैप रखते देखा और तुरंत समझ गए कि क्या करना है। हर किसी ने एक या कई शेल्टर डिजाइन मैप निकाले, उन्हें जमीन पर रखा और तेजी से दरवाजे से गायब हो गए। गावू बाई वापस उड़ गया, अपने पंजों से खिड़की का फ्रेम पकड़ लिया। लिन यू को इशारा किया कि जाने का समय हो गया है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जमीन पर शेल्टर डिजाइन मैप्स के छोटे से ढेर को देखकर लिन यू को एक बार फिर बहुत ज्यादा महसूस हुआ कि उसके साथ बुरे आदमी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। हमेशा वे मुझे ये चीजें देते हैं। हम जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आखिर मैंने ही तो उन्हें बचाया था, लिन यू ने मन ही मन कहा, फिर खिड़की से बाई की पीठ पर कूद गया। इसके बाद उसे लूट का माल इकट्ठा करना था। विशाल भरे कुछ दिए बिना नहीं जा रहा था। इसका बड़ा चिकना काला खोल सच में आग से नहीं डरता था। अब भी अंदर से इतना जल गया है कि पहचान में नहीं आता, लगभग जल गया है, फिर भी इसका खोल बिना किसी असर के है। लिन यू ने बाई को धीरे धीरे नीचे उतारा और आखिर में जलते हुए बड़े बीटल के पास उतरा। गर्मी की लहरें उठी, जिससे बाई को साफ तौर पर बेचैनी महसूस हुई और उसे लगातार ठंडी सांसें लेनी पड़ी। बाई, क्या इसमें अभी भी काफी एनर्जी है? गावू बाई ने सिर हिलाया। उसे अपने मालिक का इरादा समझ नहीं आ रहा था। वह बस जल्दी ही इस जगह से जाना चाहता था। चलो इस मरे हुए बदबूदार कीड़े की आग बुझाते हैं, क्या तुम ये कर सकते हो? बाई को कमांड मिला और वह तुरंत बाहर निकल गया। लिन यू उस पर सवार हुआ, हवा में उड़ गया। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे और उसके पेट में एक बहुत बड़ी ताकत उमड़ रही थी। अचानक ड्रैगन की पीठ पर बैठे लिन यू को एक जोरदार धक्का लगा, जिससे वह और बाई दोनों आसमान की ओर उछल गए। उसी समय लिन यू ने महसूस किया कि गर्म हवा अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडा ताजा झोंका आ गया। आग बुझ चुकी थी। लिन यू ने अपनी आंखें खोली तो उसने जमीन का एक बड़ा हिस्सा देखा और देखा कि बर्फ से ढका हुआ एक बड़ा बीटल सुलगती रात की गर्मी से धीरे धीरे पिघल रहा है। ठंड गायब हो गई, तापमान सामान्य हो गया और आग से भरा माहौल पूरी तरह शांत हो गया। वह बड़े बीटल की लाश के पास गया, एक गंदी बदबू ऊपर की ओर उठी। जली हुई गंध बीटल की गंध के साथ मिलकर सच में बर्दाश्त से बाहर थी। आउटस्टैंडिंग आयरन स्पीयर निकालकर लिन यू ने जले हुए कीड़े को छुआ और उसके बड़े खोल पर दस्तक दी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह का शेल। मैं जानता था लिन यू को सीक्रेट रेल में मॉन्स्टर के नामों के बारे में सिस्टम की जानबूझकर अनदेखी की आदत थी और उसे कोई शिकायत नहीं थी। जब तक आपके पास कुछ है, बस यही मायने रखता है। आपने का शेल खरीदा, भंडारण स्थान अपर्याप्त। ओह लड़का, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज इतनी जगह लेगी। लगता है उसे वापस जाना पड़ा। उसने बाई की तरफ देखा। उसकी थकान देखकर वह खोजना जारी रख सका, लेकिन बाई उसका पीछा नहीं कर सका। इसके अलावा दूसरी दुनिया लगभग अंधेरी थी। अगर वह वापस लौटना चाहता है तो उसे कुछ रिस्क लेना होगा। लिन यू ने खिंचाव महसूस किया। उसे लगा कि उसमें अभी भी ताकत है, लेकिन उसने ये भी समझा कि ज्यादा जोर नहीं लगाना है। बाई को लान हेडेड बेयर स्टेक देते हुए लिन यू ने देखा कि सप्लाई कम हो रही थी, 1/3 से भी कम बची थी। वैसे शेर के सिर वाले भालू सिर्फ अंडरग्राउंड खंडहरों में ही देखे जाते थे। सोने के खजाने के बक्से देने में सक्षम जानवर छिपकली पुरुषों के आगे क्यों झुकेगा? और लाशों के लिए लड़ाई के दौरान क्या ईगल विंग्ड इंसेक्ट्स ने लिजर्डमैन से बचने की कोशिश नहीं की? उनके हमलों का जवाब देने की भी हिम्मत नहीं की। लिजर्डमैन पर क्या है? 22 सवालों से भरे लिन यू के साथ ऊंची उड़ान भरते हुए बीच पर प्राचीन गुप्त क्षेत्र के गेट पर लौट आया। जब लिन यू दूसरी दुनिया में लौटा तो उसने देखा कि यहाँ आसमान पहले से ही अंधेरा हो रहा था। समय का अंतर परेशानी का सबब है। हालांकि खास सीक्रेट रेल्स फायदेमंद थे, लेकिन बेमेल समय के हिसाब से ढलना सच में मुश्किल था। शेल्टर में लौटकर
लिन यू ने थके हुए बाइक को अच्छी तरह आराम करने दिया और बेसमेंट की ओर चल दिया। 10 छोटी बर्फ की छिपकलियां अभी भी अंडरग्राउंड खंडहर के पत्थर के गेट की रखवाली कर रही थी। वे तभी खड़ी हुई जब उन्होंने लिन यू को वापस आते देखा। वे पूरे समय हिली नहीं थी, अभी तक वापस नहीं आए। लिन यू ने स्टोन गेट को देखा। अचानक उसे एक आवेग महसूस हुआ। आवेग से बुद्धिमानी भरे समय तक जाने में कितना समय लग सकता है। लिन यू ने अभी अभी इसे आजमाया। हथियार उठाने से लेकर उसे नीचे रखने में उसे 3 मिनट लगे। ठीक उतना ही समय लगता है जितना इंस्टेंट नूडल्स को तैयार होने में लगता है। ज़ियाओ मिंग बहुत खतरनाक है, सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अभी भी 10 छोटी बर्फीली छिपकलियां पीछा कर रही हैं और बर्फीली छिपकलियों से भरी एक गुफा है जो मदद कर सकती है। लिन यू ने अपना पहना हुआ एक्सोस्केलेटन उतारा और दरवाजे पर खड़ी छोटी बर्फ की छिपकलियों को इनाम देने के लिए पानी और खाना निकाला। जमीन पर लौटकर इस बात का फायदा उठाते हुए कि अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, वह दीवारों की दूसरी परत पर गया। नहीं, अब सिर्फ एक ही दीवार बची थी और जायंट बीटल का बड़ा खोल निकालकर खुली जगह पर फेंक दिया। कुछ और करने की इच्छा होने के बावजूद अंधेरे के हालात में कुछ न करना ही सबसे अच्छा है। शेल्टर में लौटकर लिन यू वेयरहाउस में गया। उन्हें लगा कि इस जगह में भरे हुए खजाने के बक्सों को एक एक करके खोलना जरूरी है। कॉपर ट्रेजर चेस्ट 264। मैंने इतने सारे कप जमा कर लिए। लिन यू भी आखिरी कॉपर ट्रेजर चेस्ट को स्टोरेज स्पेस में रखने के बाद उस नंबर से थोड़ा हैरान थी। असल में रास्ते में उसने कई लिजर्डमैन को नहीं छोड़ा था और उससे निपटने के लिए स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड को दूसरी दुनिया में भी फुसलाया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या ने फिर भी लिन यू को हैरान कर दिया। मुझे उन्हें खोलना है। साथ ही पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन को मारने के बाद मुझे एक प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट मिला है, चलो उसे भी खोलते हैं। खजाने के बक्से खोलना साफ तौर पर एक मेहनत वाला काम है। लिन यू को नहीं पता था कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। खजाने का बक्सा खोलते समय क्या वे खुश, उम्मीद से भरे होते हैं और चाहते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी हो। कुछ लोग तो अपने हाथ धोने या प्रार्थना करने के लिए भी कीमती पानी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि लकड़ी के खजाने के बक्से खोलते समय भी वे ऐसा करते थे। लेकिन लिन यू के लिए खजाने के बक्से खोलना साफ तौर पर एक ऐसा काम था जो वह नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे करना पड़ा। दर्जनों तो बहुत थकाने वाले हैं, सैकड़ों की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा कॉपर ट्रेजर चेस्ट, सच में इससे उसे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। आसान शब्दों में कहें तो अगर हो सके तो वह सच में किसी को हायर करना चाहेंगे जो उनके लिए इन्हें खोले। क्या मैं 50 खोलूं? नहीं, 64, फिर बाकी को राउंड अप कर दूंगा। लिन यू बेबस और परेशान महसूस करते हुए ऊपर के लिविंग रूम में वापस आए और 64 कॉपर ट्रेजर चेस्ट को फर्श पर रख दिया। लिविंग रूम को लगभग भरते हुए कॉपर ट्रेजर चेस्ट रोशनी में चमक रहे थे। बाई ने शोर सुना और बेडरूम से बाहर निकलकर देखा। लिन यू को संदूक खोलने की तैयारी करते हुए देखकर वह मुड़ा और वापस चला गया। वह इससे बोर भी हो गया है। लिन यू ने अपना सिर हिलाया और बिना किसी भावना के संदूक खोलने लगा। आपको मिला एरिया मैप का टुकड़ा X19, पीने का पानी 4LX7, बैटरी X28, N95 प्रोटेक्टिव मास्क एक पैकेज, हाई पावर स्टेज लाइट X2, सर्जिकल ब्लेड सेट X2, डायरी और पेन सेट X1, एंटी रेप स्प्रे X1, विंडोप्रूफ गॉगल्स X1, डिसइंफेक्शन स्प्रे बोतल X4, इंस्टेंट नूडल्स 5 पैक X2, स्निकर्स X20, गले के लिए लोजेजेस 1 कैन, सीजनिंग सेट X1, एडहेसिव टेप X2, हेडलैम्प X3, एंट्रेंचिंग शॉवल X1, घुटने और कोहनी के पैड X1, हैमॉक सेट X1, कैंड हेरिंग X4, सूखी मूली के अचार 3 पैकेज, अंडरवियर सेट X3, नॉन स्लिप ग्लव्स X5 पेयर, एंटी स्टेप वेस्ट X1। आइटम की लंबी लिस्ट में से लिन यू को ज्यादा कुछ ध्यान देने लायक नहीं लगा। खाना और पानी कॉपर ट्रेजर चेस्ट से मिलने वाली आम चीजें हैं और हमेशा कुछ न कुछ मिल ही जाता है। बाकी चीजें अलग अलग तरह की सर्वाइवल से जुड़ी चीजें होती हैं। एरिया मैप फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल करने के बाद लिन यू ने सिस्टम पैनल खोला। 19 टुकड़े उस बड़े एरिया के मैप में लगे हुए थे, लेकिन वे बीच पर रेत जैसे लग रहे थे, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लिन यू ने पूरे नक्शे को ऊपर से देखा। अगर वह इसी रफ्तार से काम करता रहा तो पूरा मैप बनाने में शायद 300 से 400 और टुकड़े लगेंगे। लिन यू ने यह भी देखा कि पूरे मैप में लगभग 2 बड़े रेगिस्तान थे, साथ ही काफी सारे पहाड़, घाटियां, मैदान और जंगल वगैरह भी थे। उनका शेल्टर पूरे एरिया मैप के नीचे एक कोने में था, असल में ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं था। लेकिन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक जगह तक 2 रास्ते थे।
वह पहले भी कई बार वहां जा चुके थे, नेचुरल सल्फर माउंटेन। फिर भी यह एरिया मैप के बीच में नीचे था और बस थोड़ी सी जगह घेर रहा था। लिन यू को अचानक उलझन महसूस हुई। क्या एरिया का मैप पहले से बहुत बड़ा था? ऐसा लगता है कि पहले यह इतना बड़ा नहीं था। लिन यू को उलझन महसूस हुई, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। आखिरकार पहले तो उसने सिर्फ अपने शेल्टर के आसपास और पास के नेचुरल सल्फर माउंटेन को ही देखा था। फिर भी वह ये कन्फर्म कर सकता था कि मैप पर दिखाया गया एरिया दूसरी दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। बाकी के बारे में सोचने के लिए वह सिर्फ अंदाजे पर ही भरोसा कर सकता था। रुको, मेरा एक सवाल है। दुनिया भर में 70 अरब से ज्यादा लोग यहाँ आकर बसे हैं, फिर भी दिन और रात के मामले में ऐसा लगता है कि हर कोई एक ही दिन और रात शेयर करता है। शायद ज्यादा, शायद कम, लेकिन क्या किसी ने कहा है कि यहाँ दिन होते हुए भी रात होती है? लिन यू ने सोचा कि शायद वह किसी ब्लाइंड स्पॉट पर आ गया है। दुनिया भर में इतने सारे लोगों के लिए जो इस दूसरी दुनिया में फैले हुए हैं, फिर भी टाइम जोन में ज्यादा फर्क नहीं लगता। तो ये दूसरी दुनिया कितनी बड़ी है? बाहर पहाड़, घास के मैदान, रेगिस्तान और बेसिन और घाटियां भी हैं। यहाँ अनगिनत जीव जंतु रहते हैं और अरबों इंसान भी रहते हैं। अगर दुनिया के सभी इंसान इस छोटे टाइम जोन रेंज में इकट्ठा हो जाएं, तो ये दूसरी दुनिया सच में बहुत बड़ी है। कोई यह भी कह सकता है कि यह बहुत बड़ा है। रुको, अगर ऐसा है, दूसरी दुनिया की सतह बहुत बड़ी है और उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, तो जाहिर है इस ग्रह का वजन बहुत ज्यादा होना चाहिए। फिर ग्रेविटी पृथ्वी के साथ 1:1 रेशियो कैसे बनाए रख सकती है? ये नॉर्मल नहीं है। लिन यू, जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता है, उतना ही ज्यादा उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है। जिस बात पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लगता है उसे सिर्फ थोड़ा सा सोचकर निकाल लिया गया, जिससे इतने सारे नतीजे निकले। इसके अलावा इन नतीजों से सब कुछ एक बार फिर और गहरे रहस्य में चला जाता है। जब तक लिन यू खिड़की के पास गई, खिड़की पर जमा हुए पतंगे जैसे उड़ने वाले कीड़ों के झुंड के पंखों के बीच की खाली जगह से झांकते हुए आसमान में लटके 2 पूरे चांद को देखा। सिस्टम, आखिर यह क्या चीज है? हर कोई इस वर्चुअल चीज को अपनी नजर के ठीक सामने लटका हुआ देख सकता है। ऐसा करने के लिए बस ध्यान से सोचना होता है। और यह सिस्टम जो अलग अलग काम करता है, वे इतने चमत्कारी हैं कि पृथ्वी की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी से भी कई गुना बेहतर है। तथाकथित सर्वाइवल गेम तो ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग एक बहुत बड़े कोलिजियम में हैं और 7 अरब से ज्यादा लोगों को अंदर संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। इंसानों ने इस सिस्टम को मुश्किल जिंदगी के बीच दोस्ती, धोखा, आपसी हमले, शक, लूटपाट और दौलत जमा करने का भी सामना किया। यह एक बड़े गेम बॉक्स गार्डन जैसा है जिसमें इंसानियत सिर्फ खिलाड़ियों के मोहरे हैं। लिन यू जानता है कि इस बॉक्स गार्डन में सबसे खास होने के नाते उसे पहले ही नोटिस किया जा चुका होगा। इस आधार पर कि सच में ऐसा कोई बॉक्स गार्डन है। वह एक चांद को ध्यान से देख रहा था और उसकी क्रेटर से भरी सतह को देख रहा था। सहसा वे चौंक गए। यह आकार असली चांद जैसा दिखता है। उस जाने पहचाने क्रेटर को घूरते हुए लिन यू का ध्यान उस चांद पर गया और उसे अनायास ही उस अकेले आसमानी पिन की याद आ गई जो पृथ्वी के पास विशाल ब्रह्मांड में कहीं है। हालांकि उन सभी को चांद कहा जाता है, लेकिन इस तथाकथित दूसरी दुनिया के ऊपर 2 सैटेलाइट तैरते हैं। फिर भी इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर रहने के बाद दूसरी दुनिया के रात के आसमान में जेड प्लेट जैसा ये सजावटी सामान भी चांद ही कहलाता है। लिजर्डमैन के म्यूरल में ये 2 चांद भी जरूरी सपोर्टिंग रोल में हैं। म्यूरल कंटेंट के अनुसार स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड उस चांद की दिशा से आई थी, खासकर उस चांद की ओर से जिसे लिन यू बाईं ओर देख रही है। और लिजर्डमैन वे चांद की पूजा करते लगते हैं। हालांकि ये चांद लिन यू जितना ज्यादा देखता उतना ही ज्यादा घबरा जाता। इस क्रेटर का आकार पृथ्वी पर मौजूद क्रेटर से इतना मेल क्यों खाता है? लिन यू को पता चला कि वह जितनी देर इस दूसरी दुनिया में रहेगा, उतने ही ज्यादा सवाल और रहस्य सामने आएंगे। बहुत सारी बेमतलब, यहाँ तक कि पूरी तरह से अनसाइंटिफिक घटनाएं आपस में जुड़ गई हैं और आखिरकार ये दुनिया, ये सो कॉल्ड सर्वाइवल गेम बना है। धरती के सभी इंसानों को एक साथ यहाँ कैसे भेजा जा सकता है? उन्हें बैच में कैसे भेजा जा सकता है? बाद में उन्हें कहाँ भेजा गया? उन बच्चों, बुजुर्गों और चलने फिरने में दिक्कत वाले लोगों को आपदा से पहले कहाँ रखा गया था? एक बार जब कोई सवाल उठता है तो वह कभी अकेला नहीं होता। सवालों और रहस्यों की एक लाइन लिन यू को महसूस कराती है कि इस दुनिया का आखिरी सच शायद रहस्य शब्द ही हो सकता है। अब और सोचना नहीं। लिन यू ने सोचना बंद करने का फैसला किया।
सोचने के बाद भी अब वह सिर्फ अंदाजे ही लगा पा रहा था और कुछ नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर उसे अभी भी कॉपर ट्रेजर चेस्ट खोलते रहना है। अभी भी बहुत समय है और चेस्ट खोले बिना उसे सच में समझ नहीं आ रहा कि और क्या करे। और ये 200 हैं, अगर वह इन्हें नहीं खोलता है तो अगली बार जब ये ढेर हो जाएंगे तो टलमटोल हो सकती है और ये सैकड़ों या हजारों भी हो सकते हैं। एक बार खजाने का संदूक खुल जाने पर वह गायब हो जाता है। लिन यू ने लिविंग रूम में 100 कॉपर ट्रेजर चेस्ट रखे। जैसे ही वह उन्हें एक एक करके खोलने वाला था, उसे अचानक बेसमेंट से शोर सुनाई दिया। सीधे सीढ़ियों से नीचे भागते हुए लिन यू ने पाया कि मेन वापस आ गया था। तथापि लिन यू ने मेन को खून से लथपथ देखा और उसके पास छोटी बर्फ की छिपकलियां भी बुरी तरह घायल थी और सदमे में हौंफ रही थी। क्या हुआ? ऊपर से तेज आवाज आए। बाई भी खून की गंध सूंघकर बेसमेंट की तरफ भागी। मेघ जमीन पर मर रहा था। लिन यू ने जल्दी से उसे धोने के लिए पानी निकाला तो देखा कि उसका पूरा शरीर भूरे काले रंग का था। उसकी गर्दन पर एक छेद वाला घाव था और उसके बाएं आगे और पिछले पैरों पर कई छेद वाले घाव थे। यहाँ तक कि उसकी पीठ पर स्केल्स का एक बड़ा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज से खुरच गया हो, जिससे लगातार खून बह रहा था। लिन यू ने गोदाम से छोटी, मीडियम और बड़ी इमरजेंसी मेडिकल किट निकाली। मेंग अब बहुत कमजोर हो गया था और उसके पीछे आने वाली 10 छोटी बर्फ की छिपकलियां भी कुछ बेहतर नहीं थीं। लिन यू को मेंग और दूसरों से बारूद की एक खास गंध साफ महसूस हो रही थी। शायद अंडरग्राउंड खंडहरों में लिजर्डमैन ने अचानक उन पर हमला कर दिया था और लिजर्डमैन ने उनसे लड़ने के लिए गनपाउडर का इस्तेमाल किया था। लिन यू ने अलग अलग घावों को देखा और गुस्से से उबल पड़ी। ये जरूर पत्थर के भालों और ब्लेड की वजह से नहीं हुए थे, बल्कि उन मेटल के हथियारों की वजह से हुए थे जो लिजर्डमैन को उन लोगों ने दिए थे जो उनसे सुरक्षा चाहते थे। लिटिल मेंग, रुको! लिन यू ने ध्यान से लिटिल आइस लिजर्ड्स को देखा और पाया कि वे किसी टक्कर से बेहोश हो गए थे। उनमें से ज्यादातर को घाव भी नहीं थे और अगर थे भी तो वे सिर्फ खरोंच के निशान थे। वह जानता था कि लिटिल मेन को इन छोटे बच्चों को बचाने के लिए इतनी गंभीर चोटें लगी होंगी। पानी से घावों से मैल साफ करने के बाद लिन यू ने पाया कि बाई की गर्दन पर गहरे घाव के अलावा बाकी घाव जानलेवा नहीं थे और वह घाव भी बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन अगर इलाज न किया जाए तो लिटिल मेन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से कई खतरनाक हालात में पड़ सकती है। लिन यू ने मेडिकल किट में एड्रेनालाइन को देखा और जान गई कि अब इसका अपना काम करने का समय आ गया है। एड्रेनालाइन कोई एनर्जी पैक नहीं था जो किसी में तुरंत बहुत ज्यादा ताकत भर दे, जैसा कि अक्सर फिल्मों और गेम्स में दिखाया जाता है। इसके उलट एक आम इंसान के लिए इसका इस्तेमाल करने से कुछ रिस्क होते हैं और यह जानलेवा भी हो सकता है। असल में इसका काम दिल की धड़कन और खून के बहाव को तेज करते हुए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनाना है और यह पुतलियों को फैलाकर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा एनर्जी भी दे सकता है, जिससे रिस्पॉन्स तेज हो जाते हैं। एड्रेनालाइन दिल की सिकुड़न को बढ़ाता है, दिल, लिवर और मांसपेशियों में खून की नसों को फैलाता है और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में खून की नसों को सिकुड़ता है, जिससे यह मौत के कगार पर खड़े लोगों को जिंदा करने के लिए जरूरी हो जाता है। लिन यू को ये बात इतनी साफ साफ पता थी क्योंकि सिस्टम ने इसकी पहचान कर ली थी। पहले उन्होंने सच में इसे एनर्जी पैक के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने चांदी का औजार निकाला, सही जगह ढूंढी और लिटिल मेंग के शरीर में एड्रेनालाइन का पूरा इंजेक्शन लगा दिया। लिटिल मेंग लगभग तुरंत कांप उठा और उसने अचानक अपनी आंखें खोली, लेकिन उन आंखों का सफेद हिस्सा तुरंत खून से भर गया और उसी समय उसकी आग जैसी लाल पुतलियां फैल गईं। वह अचानक जोर जोर से सांस लेने लगा, अपने नुकीले दांत दिखाने लगा, लेकिन अपने मालिक लिन यू को अपने पास देखकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और जमीन पर लेट गया ताकि लिन यू इलाज के अगले स्टेप्स पर आगे बढ़ सके। लिन यू ने एंटीबायोटिक्स निकाली और बाई को फिर से इंजेक्शन लगाया। भले ही उसे कोई मेडिकल जानकारी नहीं थी, लेकिन वह इस समय किसी और चीज की चिंता नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने लिटिल मेन के बड़े और छोटे घावों को मेडिकल अल्कोहल में डूबे हुए साफ डिसइंफेक्टेंट पैड से धीरे से पोंछा, खासकर उसकी गर्दन पर गहरे घाव पर ध्यान दिया। वहां खून लगातार बहता रहा, यहाँ तक कि लिन यू के शरीर और हाथों पर भी लाल खून के धब्बे पड़ गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की, सब्र से बाई को पोंछा और अंदर की गंदगी साफ की। लिन यू को ये जानने के लिए देखने की भी जरूरत नहीं थी कि लिटिल मेन दर्द से दांत पीस रहा था। घाव जानलेवा तो नहीं था, लेकिन यह वाकई परेशान करने वाला था। उसने सफेद दवाई ली, जो बहुत कीमती चीज थी और जिसकी कीमत साफ थी, और उसके पास सिर्फ 2 बोतलें थीं। हालांकि
वह इस समय किसी और चीज की चिंता नहीं कर सकता था और उसने सारा माल सीधे लिटिल मैन के घावों पर लगा दिया। जब खून बह रहे घावों को पाउडर से ढक दिया गया तो लिन यू ने तुरंत उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए तिकोने बैंडेज, खुद चिपकने वाले इलास्टिक बैंडेज और स्टेराइल गॉस पैक का इस्तेमाल किया। टांके लगाने के लिए सुई के बिना लिन यू के पास कोई बेहतर तरीका नहीं था, इसलिए वह इसे इसी तरह से संभाल सकता था। इसके बाद उसने तुरंत लिटिल मैन के दूसरे घावों का इलाज किया और बाय और दूसरी लिटिल आइस लिजर्ड्स ने लिन यू को अलग अलग चीजें देकर उसकी मदद की। काफी कोशिश के बाद लिन यू ने आखिरकार लिटिल मैन और लिटिल आइस लिजर्ड्स की पट्टी बांध दी। लिटिल मैन ने लिन यू को बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जबकि लिन यू ने धीरे से उसके छोटे से सिर को सहलाया। इस छोटे बच्चे को तकलीफ हुई थी। बाय, क्या लिटिल मैन का सामना उन इंसानों से हुआ और क्या ये चोटें उन्हीं इंसानों की वजह से हैं? उस समय लिन यू के दिल में एक तेज आग जल रही थी। कावू, बाय और लिटिल मैन के बीच थोड़ी देर बातचीत के बाद उन्होंने लिन यू को हाँ में जवाब दिया। मैं समझ गई। लिन यू ने एक हाथ से लिटिल मैन का सिर सहलाया, जबकि दूसरे हाथ से कांपते हुए उसे कसकर भींच लिया। उन सबको मरना होगा। इस समय लिन यू पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। वह लगभग सारे हथियार अपने साथ ले आया, यहाँ तक कि सीक्रेट रेल में मिले स्टील के हथियार भी नहीं छोड़े। क्रॉसबो कैरेज, स्नाइपर राइफल, M19 पिस्टल, M880 शॉटगन, एलोए टैक्टिकल क्रॉसबो, स्टील रिपीटिंग क्रॉसबो, आउटस्टैंडिंग आयरन स्पीयर। लिन यू चाहती थी कि उनमें से हर एक खून से सना हो। इस बार मकसद न तो इकट्ठा करना था और न ही खोजना। लिन यू का उद्देश्य बहुत सरल था। उसे लिजर्डमैन के साथ मिलीभगत करने वाले इंसानों को ये बताना होगा कि लिन यू ऐसी इंसान नहीं है जिसे वे आसानी से धमका सके। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि उनके अभी के फैसले कितने बेवकूफ़ी भरे हैं और इसका कितना बुरा असर होगा। इस बार लिन यू ने अपने लिए और जनता के लिए काम किया। खुद जियाओ मिंग को उन इंसानों ने बुरी तरह घायल कर दिया जिन्होंने लिजर्डमैन को कई तरह की टेक्नोलॉजी और हथियार दिए थे, और इस बार जियाओ मिंग को बुरी तरह घायल करने के लिए एक बार फिर एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया। जियाओ मिंग उसका पालतू जानवर है, कोई रैंडम जीव नहीं। इस झगड़े का लिन यू बदला लेना चाहता है। पब्लिक के लिए लिजर्डमैन को खत्म करना होगा। अब सिस्टम की 7 दिन की तबाही के अलावा वे सभी सर्वाइवर्स के लिए भी खतरा हैं। उन सर्वाइवर्स के डोनेशन से लिजर्डमैन को ज्यादा तेज हथियार, ज्यादा एडवांस टूल मिले और बम बनाने के तरीके में भी मास्टरी हासिल हुई। अभी उनकी कॉम्बैट पावर और थ्रेट लेवल में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इसके अलावा सर्वाइवर ऐसे जीव नहीं है जो आगे नहीं बढ़ते। वे ट्रेजर चेस्ट खोलेंगे और वे और चीजें बनाएंगे। अगर एक दिन उन्हें हथियार बनाने का ब्लूप्रिंट मिल जाए। लिन यू उस सीन की कल्पना नहीं करना चाहता जहां लिजर्डमैन पूरी तरह से हथियारों से लैस हो और हर कोई पिस्तौल और सबमशीन गन लेकर उसकी और पूरी इंसानियत की ओर दौड़ रहा हो। उस समय ये सचमुच मानवता का सबसे बड़ा सर्वनाश हो सकता है। और ऐसा लगता है कि यह तबाही तेजी से पूरी इंसानियत के पास आ रही है। अपराधी पूरी तरह अनजान हैं, यहाँ तक कि घमंडी भी हैं। वे एलियंस के साथ सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए, बस कुछ समय के लिए रहने के एहसास के लिए रहते हैं। लेकिन जमीन पर सभी इंसानों के खत्म हो जाने के बाद उन्हें भी बेरहमी से मार दिया जाएगा। लिन यू को लगा कि उसे इन इंसानों को जल्दी खत्म कर देना चाहिए, चाहे अपने हाथों से या दूसरों के हाथों से। इस बार उसने अपने साथ लाए अलग अलग हथियार, खाना, पानी वगैरह फिर से चेक किए और गहरी सांस ली। इस बार बाय नहीं जा सकती। जियाओ मिंग को देखभाल की जरूरत है, क्योंकि अब वह खाना पानी देने में काफी स्मार्ट हो गई है, जिससे वह इस काम के लिए सबसे सही है। इसके अलावा लिन यू शेल्टर को लेकर भी चिंतित है। अगर लिजर्डमैन ने बाय की मजबूत कॉम्बैट पावर के बिना बाहर रात में हमला किया तो ये शेल्टर एक बड़े संकट में पड़ जाएगा। इसलिए इस बार बाय नहीं जा सकती। गावू, बाय ने शियाओ मिंग की ओर देखा और सिर हिलाया। उसे पता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि वह अपने मालिक के बारे में चिंतित है, लेकिन वह इस शेल्टर के लिए अपनी अहमियत भी समझता है। ये जगह बिना गार्डियन के नहीं रह सकती। तुम चारों इस बार मेरे साथ आओ। लिन यू ने उन 4 छोटी बर्फ की छिपकलियों को आवाज दी जो पिछली बार उसके साथ नेचुरल सल्फर माउंटेन तक आई थी। लिन यू ने एक पल सोचा और याद रखने के लिए उसने उन्हें एक एक करके नाम दिया। ये छोटी बर्फीली छिपकलियां दिखने में आमतौर पर एक जैसी थी, लेकिन उनमें भी अंतर था। एक की आंखों के कोनों पर आंसू के तिल जैसे काले गोल्ड डॉट्स थे, जिन्हें ब्लैक स्पॉट नाम दिया गया। एक के बाएं अगले पंजे पर थोड़ा हरा रंग था, जिसे ग्रीन क्लॉ
नाम दिया गया। दूसरे की पीठ पर 6 जैसे हल्के ग्रे निशान थे, जिसे लिटिल 6 नाम दिया गया। आखिरी वाले पर गर्दन से पेट तक लाल निशान था, जिसे रेड लाइन नाम दिया गया। नाम रखने की क्रिएटिविटी की कमी के कारण लिन यू को लगता था कि उसके दिमाग की सर्किट इसके लिए काफी नहीं है। वे सिर्फ आसानी से याद रखने वाले नाम थे, कोई बहुत बड़े या शानदार नाम नहीं थे। बाय और शियाओ मिंग की तरह ये नाम छोटे पिल्लों के नाम जैसे लगते हैं, बहुत छोटे किस्म के। फिर भी किसने सोचा होगा कि एक आसमान में उड़ने वाला ड्रैगन है और दूसरा एक खूंखार कॉम्बैट मैड लिजर्ड। अरे भूल जाओ, जब तक उन्हें याद रखना आसान हो। लिन यू ने और कुछ नहीं पूछा, उसने बस एक एक करके छोटी बर्फीली छिपकलियों को पुकारा और स्मार्ट जीवों ने तुरंत जवाब दिया और लिन यू के नाम रखने के तरीके को जल्दी से अपना लिया। और इस समय सिस्टम ने शो चुराना शुरू कर दिया। बधाई हो, आपको एक नया पालतू जानवर मिला है। आपने उसका नाम ब्लैक स्पॉट रखा है। आपको बधाई हो। सुखद दुख, ऐसा लगता है कि उन्हें पहचान मिल गई है। लिन यू ने चारों छोटे जीवों को कुछ खाना दिया और बाय, शियाओ मिंग और दूसरी छोटी बर्फीली छिपकलियों के लिए भी बहुत सारा खाना और पानी छोड़ा। फिर पत्थर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक खून और पानी की एक धार बह निकली, जो बहुत बदबूदार थी। लिन यू ने अंदर देखा और देखा कि कई लिजर्डमैन की लाशें ढेर में पड़ी थी, जिनमें से एक अभी भी हॉन्फ रही थी। लिन यू ने उसे आउटस्टैंडिंग आयरन स्पीयर से धीरे से दबाया और आखिरकार वह हिलना बंद हो गई। एंट्रेंस पर छोटी सी जगह में काफी लाशें रखी थीं। लिन यू ने एक फटा हुआ कॉपर ट्रेजर चेस्ट उठाया और उसे ध्यान से देखा, तो पाया कि अंदर एक इंसान की लाश भी थी। आपको 1 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस मिल गया है। ओरिजिनल स्टोरेज स्पेस के सभी आइटम अपने आप आपके स्टोरेज स्पेस में मर्ज हो जाएंगे। लिन यू के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। ये लाशें, यह जियाओ मिंग का काम था, है ना? उसने लिजर्डमैन की लाशों को स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर दिया, जबकि उसने इंसानी लाश को उठाने के लिए एक मैकेनिकल हाथ का इस्तेमाल किया और उसे बाहरी रास्ते में ले गया। रास्ते में और भी लिजर्डमैन की लाशें चारों ओर बिखरी हुई थीं। लिन यू छोटी बर्फ की छिपकलियों के साथ रास्ते की पत्थर की ईंटों पर चलने के बजाय लगभग लाशों के बीच चल रही थी। लिन यू ने घटनास्थल की जांच की। एंट्रांस की तरह इन लिजर्डमैन के पास भी कोई हथियार नहीं था। मुझे लगता है कि उनके पास उन लोगों के दिए हुए मेटल के हथियार थे और वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। लिन यू ने सिर हिलाया, शायद यही सही जवाब था। आगे बढ़ते हुए लिन यू को एक जगह मिली जो लिजर्डमैन के बचे हुए हिस्सों से भरी हुई थी, जिसके चारों ओर झुलसे हुए निशानों का एक बड़ा सा हिस्सा था। बारूद की गंध खून की गंध के साथ मिली हुई थी, जो अभी भी बहुत तेज थी। दीवार के एक तरफ एक निशान था और उसका आकार बिल्कुल लिटिल मिंग जैसा था। लिन यू ने चुपचाप चारों ओर देखा। उसे लगा कि विस्फोट से लिटिल मिंग को यही नुकसान हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लिटिल मिंग थका हुआ महसूस कर रहा था और लिटिल आइस लिजर्ड्स को वापस शेल्टर में ले जा रहा था, लेकिन यहाँ छिपे लिजर्डमैन ने उस पर हमला कर दिया और उन पर एक्सप्लोसिव बम फेंके, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। छिपकली वाले लिन यू ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा। उसे पता था कि यह नाराजगी सुलझ गई है। स्टोरेज स्पेस से लिजर्डमैन की लाशों को नीचे फेंकते हुए मैकेनिकल हाथ ने उस व्यक्ति की लाश को भी उनके ऊपर फेंक दिया। वापस आते समय एक ही बार में सब जला देना चाहिए। अब जब तक कोई चीज उसे रोक न दे, उसे आने वाले दिनों में लिजर्डमैन को बताना होगा कि मौत क्या है। आगे बढ़ते हुए लाशों की संख्या काफी कम हो गई। एक चौराहे पर पहुंचने के बाद लगभग हर 10 या 20 मीटर पर लाशें थीं। छोटी बर्फ की छिपकलियों, मेरे पीछे सावधान रहना। लिन यू चौराहे की दीवार की तरफ पहुंची, स्नाइपर राइफल उठाए और नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए। उसके पीछे आइस लिजर्ड गुफा की दिशा थी और यह वह रास्ता था जिस पर वह पहले नहीं गया था। अगर पिछली बार उन्होंने लिटिल मिंग के साथ स्वीप के लिए चार्ज किया होता तो शायद ये घटना नहीं होती, लेकिन फिर हो सकता है कि कुछ और अचानक हालात भी हों। नाइट विजन गॉगल्स में कम रोशनी वाले रास्ते के आखिर में अचानक एक काली परछाई चमकी। यह एक लिजर्डमैन था। इसके साथ ही आग भड़क उठी और स्नाइपर राइफल की गोली उसकी खोपड़ी में घुस गई। स्नाइपर राइफल ने चुपचाप उस काले आदमी की खोपड़ी में छेद कर दिया और बिना आवाज के एक जान ले ली। लिन यू को कोई भावना महसूस नहीं हुई। उसने जमीन पर पत्थर का एक टुकड़ा रखा, नीचे झुका और साइटिंग स्कोप को उसी दिशा में निशाना बनाता रहा। जल्द ही एक और परछाई दिखाई दी। उसने तुरंत अपने साथी की लाश देखी और उसके कदम रुक गए। उस बदसूरत सिर ने शक से इधर उधर देखा, साफ तौर पर उस खास कॉपर ट्रेजर चेस्ट को देख रहा था, जैसे उसे लेने में झिझक रहा हो।
नाइट विशन गॉगल्स में इसके हरे रंग के स्केल्स हल्के ग्रे रंग के दिख रहे थे, जो लगातार कांप रहे थे। तभी अचानक उसके पीछे एक और लिजर्डमैन दिखाई दिया, और तीसरे और चौथे लिजर्डमैन की परछाई भी एक के बाद एक दिखाई दी। वे फिर आ गए। उनकी संख्या वाकई काफी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि वे सच में एक साथ रहने वाले जीव हैं, जो लगभग हर समय ग्रुप में दिखते हैं। लिन यू के साइटिंग स्कोप ने ध्यान से निशाना लगाया। उसकी उंगली धीरे से ट्रिगर दबा रही थी, लेकिन अभी दबा नहीं रही थी। अभी समय नहीं है। स्नाइपर राइफल की मैगजीन इन चारों को एक पल में मार गिराने के लिए काफी थी, लेकिन वे अभी भी बहुत ज्यादा सावधान थे। न तो अपने साथी की लाश के पास पहुंचे थे, न ही उसके पास रखे खजाने के संदूक के पास। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, और लिन यू उनका इंतजार कर रही थी। और लिजर्डमैन के आने का इंतजार है। पहले लिजर्डमैन आमतौर पर 20 लोगों के स्क्वाड बनाते थे, जिसमें लीडर जैसा दिखने वाला एक आदमी ज्यादा आर्मर पहने होता था। लेकिन इनमें से कोई भी आज का लिजर्डमैन ऐसा नहीं था। मेटल की रोशनी से चमकते लंबे भाले पकड़ने के अलावा वे सिर्फ सादा फटा हुआ कपड़ा पहनते थे। धातु के लंबे भाले। लिजर्डमैन अब पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, और आयरन एज में नहीं, बल्कि कोल्ड वेपन्स एरा के मिड डेवलपमेंट फेज में एंटर कर रहे थे। आखिरकार वे लोहे के भाले बहुत अच्छे से बनाए गए थे, और साफ तौर पर हाई लेवल फोर्जिंग टेक्निक से बनाए गए थे। सिस्टमेटिक तरीके से बनाए गए ये हथियार बिना किसी गड़बड़ी के एक जैसे और स्टैंडर्ड बनावट वाले होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन्हें सर्वाइवर्स ने बनाया था, और सिस्टम ब्लूप्रिंट की मदद से इन्हें आसानी से बनाने के लिए लोहे और लकड़ी का इस्तेमाल किया था। अगर लिजर्डमैन पृथ्वी के गनपाउडर युग के इंसानों के खिलाफ होते, तो ये लोहे के भाले कुछ भी नहीं होते। लिन यू ने एक फिल्म देखी थी। उसकी कहानी मोटे तौर पर एक विदेशी के बारे में थी जो लगभग मॉडर्न जापान में आता है, समुराई बनता है, और तोप चलाने वाले दुश्मनों के खिलाफ ठंडे हथियारों से लैस समुराइयों के एक ग्रुप को लीड करता है। एंडिंग बेशक काफी दिल को छूने वाली थी। वह कोल्ड वेपन्स युग के योद्धाओं के साथ मारे गए, और अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। लिन यू का मानना था कि अगर ऐसा दिन आया जब लिजर्डमैन और इंसानों का आमना सामना हुआ, और इंसानी तरफ से गर्म हथियार लिए गए, तो यह इस फिल्म के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। लेकिन सच तो यह है कि इंसान भी ठंडे हथियार इस्तेमाल करते हैं, और वे दर्जनों या सैकड़ों की संख्या में रिफ्यूजी गांवों में इकट्ठा होते हैं। अगर 1000 लिजर्डमैन यूनिट हमला करती है, तो बेशक इंसानों को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा, और वे पूरी तरह से नुकसान में रहेंगे। आखिरकार हर कोई लगभग एक ही क्वालिटी के कोल्ड वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे अहम बात तो संख्या में अंतर होगा। लिजर्डमैन ठंडे खून वाले, बेरहम और लड़ाई में बहुत ताकतवर होते हैं। कभी कभी पागल कुत्तों की तरह हमला करते हैं, और उनमें काफी इंटेलिजेंस भी होती है। और उनके पास कुछ ऐसा भी है जो इंसानों के पास अभी नहीं है, गनपाउडर बम। आखिरकार न तो सल्फर और न ही साल्टपीटर आसानी से मिलता है। लेकिन लिजर्डमैन के पास न सिर्फ ये है, बल्कि वे इनका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। पहले जब वह सोन एफ को साफ कर रहा था, तो गलती से उसका सामना इसी से हुआ था, और अभी लिटिल मैन को जो ज्यादा जलन हुई, वह भी इसी वजह से हुई थी। हालांकि इसकी पावर काफी आम है, लेकिन भविष्य में यह एक अलग कहानी हो सकती है। अगर हम लिजर्डमैन को इसी तरह डेवलप होने देंगे, तो शायद वे ही होंगे, इंसान नहीं, जो बंदूकी पकड़े होंगे। नाइट विशन गॉगल्स से 2 और लिजर्डमैन दिखाई दिए, जो सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। कॉपर ट्रेजर चेस्ट की दिखने से खुश लग रहे थे। अजीब सपने जैसी बुड़बुड़ाहट लंबे कॉरिडोर में गूंजने लगी। लिन यू ने धीरे से सांस ली, और उसके पास छोटी बर्फ की छिपकलियां चुपचाप सही मौके का इंतजार कर रही थी। जल्दबाजी करना बेकार होगा। लिन यू ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ये लिजर्डमैन और इंसान असल में कैसे मिलकर काम कर रहे थे। क्या ये वैसा ही है जैसा उसने सोचा था, या जैसा उसने देखा था? इंसान उनके लिए माइनिंग करते हैं, हथियार देते हैं, आमतौर पर दिखाई नहीं देते, या ये उसने देखा जहां इंसानों की लाशों का ढेर पड़ा था, जो साफ दिख रहा था। क्या इंसान भी उनके साथ जमीन के नीचे के खंडहरों में काम कर रहे होंगे? इसी समय एक और परछाई उभरी। अब 7 लिजर्डमैन। लिन यू की हथेलियों में पसीना आ गया। उसे सिर्फ लिजर्डमैन को खत्म करना ही नहीं था। अगर हो सके तो वह उन लोगों को खत्म करना चाहता था जो गुलामी करते हैं और अपने रिश्तेदारों की मौत की परवाह नहीं करते, यानी लिजर्डमैन के साथी भी। उसके हाथ पहले से ही बहुत सारे इंसानी खून से सने हुए थे, फिर भी उनमें से कोई भी मौत के लायक नहीं था। लिन यू को थोड़ा और दाग लगने से कोई दिक्कत नहीं थी, खासकर उन इंसानी गद्दारों को जो पूरी इंसानियत की सुरक्षा के लिए खतरा है।
चाहे वजह कुछ भी हो, उन्हें जिंदा रहने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। तभी एक और परछाई दिखाई दी। लिन यू ने देखा, सिलहूट में थूथन और स्केल्स नहीं थे और उसने कपड़े के कपड़े पहने हुए थे। उत्तरजीवी, नहीं, सही सही कहें तो इसे भिखारी होना चाहिए। इतने घटिया चरित्र वाला कचरा लिज़र्डमैन से जीने के अधिकार की भीख मांग रहा है। केवल एक लिन यू बिना हिले डुले रहे। उन्होंने कॉरिडोर में सिर्फ अपनी गन बैरल और साइटिंग स्कोप दिखाया और टॉर्च की रोशनी वाली धुंधली जगह में उनकी मौजूदगी का पता लगभग नहीं चल रहा था। जब तक वह कुछ हंगामा न करे, वरना वे दुश्मन उसे जरूर नहीं ढूंढ पाएंगे। चूंकि भिखारी केवल एक है, तो इस भिखारी से शुरुआत करें। तथापि अचानक लिन यू के दिमाग में एक नया विचार आया। छोटे आइस लिजर्ड्स, तुम सब बाद में। उसने तुरंत नए कमांड दिए और साथ ही साइटिंग स्कोप को भिखारी पर निशाना बनाया। इस समय भिखारी को कई लिजर्डमैन आगे की ओर धकेल रहे थे और उसकी पीठ पर एक लंबा भाला तान रखा था। नाइट विशन गॉगल्स में भिखारी और लिजर्डमैन के बीच कोई मजबूरी में वाला रिश्ता नहीं था। इसके बजाय उन्होंने बातचीत की थी और आखिर में उसने लिजर्डमैन की तरफ सिर हिलाया, उनकी एक लंबी बंदूक पकड़ी और धीरे धीरे कॉपर ट्रेजर चेस्ट के पास पहुंचा। और फिर वह सीधा एक कदम बढ़ा और छाती के सामने दौड़ा। वूश! एक गोली इंसान की चाल से कहीं ज्यादा तेज होती है। जैसे ही भिखारी की बाह पर गोली लगी, चीख निकल गई। ये देखकर दूसरे लिजर्डमैन जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन वे उस स्पीड का मुकाबला कैसे कर सकते थे जिस स्पीड से लिटिल आइस लिजर्ड्स आगे बढ़ रही थी। दर्द भरी चीखें बार बार गूंजने लगी और लिजर्डमैन जल्द ही एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े, सभी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। लिन यू उस भिखारी की ओर बढ़ा जो दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। पहले तो उसने इस कमीने की जिंदगी सीधे खत्म करने का सोचा था, लेकिन फिर उसे एक नया आइडिया आया। क्यों न उनमें से किसी एक को जिंदा पकड़ लिया जाए और उससे कुछ जानकारी निकाली जाए। लड़ाई की स्थिति लिन यू को लगभग तुरंत पूरी तरह समझ आ गई और नतीजा वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। सिर्फ भिखारी ही रास्ते में जिंदा बचा था। इस कमीने को मारना तो आसान था, लेकिन जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। यह अंडरग्राउंड खंडहर का इलाका बहुत बड़ा था और उसे अभी तक इलाके का मैप नहीं मिला था। इसे धीरे धीरे एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, इसलिए बेहतर था कि किसी जिंदा को पकड़कर कुछ जानकारी मिल जाए। एक बार खुफिया जानकारी मिल गई तो उसे खत्म करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उसने अपना तरीका बदला और उस आदमी के हाथ में गोली मार दी, जबकि लिटिल आइस लिजर्ड्स ने लिजर्डमैन को खत्म कर दिया। आखिर लिजर्डमैन को मारकर वह खजाने के बक्से गिरा सकता था, लेकिन वह इस अजीब बात के बारे में किसी को नहीं बता सकता था और लिटिल आइस लिजर्ड्स को लिजर्डमैन को मारने का आदेश देकर खजाने के बक्से नहीं गिरेंगे, इसलिए उसका राज इस भिखारी को पता नहीं चलेगा। जहां तक कुछ ज्यादा या कम कॉपर ट्रेजर चेस्ट की बात है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गोदाम में अभी भी 200 तांबे के खजाने के बक्से थे जिन्हें अभी तक नहीं खोला गया था। लिन यू धीरे धीरे भिखारी के पास गया। इस आदमी को एहसास हुआ कि गोली सिर्फ उसके बाएं हाथ पर लगी है और जैसे ही वह उठने वाला था, उसे अपने गले में कई बार ठंड महसूस हुई और ठंड के एहसास के बीच नुकीले दांतों की वजह से चुभन भी महसूस हो रही थी। उसके ठीक बगल में खड़े लिजर्डमैन अचानक मर गए थे। भिखारी का पूरा शरीर कांप उठा। उसे पता था कि अगर वह हिला तो उसकी गर्दन पर बर्फीले खंजर जैसी ये चीजें तुरंत उसकी जान ले लेंगी। और इसी समय उसकी आंखों ने देखा कि दुष्ट देवता उसकी ओर आ रहा है। लिन यू ने इस भिखारी को नीचे देखा। उस आदमी का गला पूरी तरह से ब्लैक स्पॉट, ग्रीन क्लॉ, लिटिल सिक्स और रेड लाइन, इन 4 छोटी बर्फीली छिपकलियों के दांतों से ढका हुआ था। अगर वह कुछ करना भी चाहता तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था, जब तक कि यह आदमी मरना नहीं चाहता था। लेकिन चूंकि वह एक भिखारी था, इसलिए वह निश्चित रूप से वह रास्ता नहीं चुनेगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, वह आदमी यंगयू में चिल्लाया। हालांकि यह बहुत अजीब था। लिन यू ने भौहें चढ़ाई। काले बाल, येलो लोग, क्या वे जियाओहान, नियोन या तांग देश के थे? आप कहाँ से हैं? लिन यू ने यंगयू में जवाब दिया और आउटस्टैंडिंग आयरन स्पीयर को अपने दिल से सटाया। मैं नियोन से हूँ। लिन यू का चेहरा देखकर वह आदमी बहुत कांपने लगा, लगभग रोते हुए बोला, हे भगवान लिन यू, प्लीज मुझे मत मारो। मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया गया। मेरा नाम मागोहिको वासिबी है। मैं कुछ तांग देश की भाषा जानता हूँ। हे भगवान लिन यू, प्लीज मुझे मत मारो। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ। मैगोहिको वासिबी। इस आदमी का नाम सुनकर लिन यू लगभग हंस पड़ी। हे भगवान, ये कैसा नाम है?
नियॉन लोगों का स्वाद सचमुच अनोखा है। हालांकि उसे लगा कि उसका चेहरा काफी पहचाना जा सकता है, और मागोहिको वासिबी ने उसे तुरंत पहचान लिया। शायद उस समय वर्ल्ड चैनल पर दिए गए उनके भाषण की वजह से इन भिखारियों के पास उनका नाम याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। आखिरकार वह भाषण लिज़र्डमैन के साथ मिलने वाले हर कचरे को खत्म करने के बारे में था। रुको, इस आदमी की टैंक कंट्री की भाषा काफी स्टैंडर्ड है। हालांकि यह सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन समझ में आती है। हाँ, हे भगवान लिन यू, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस कह दो। मागोहिको वासिबी ने हिलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने पहले ही सिस्टम पैनल खोल दिया था और अपने साथियों को अलर्ट करना शुरू कर दिया था। लिन यू यहाँ है, वह सच में यहाँ है, वह असल में हमें मारने आया है, लिज़र्डमैन को मारने आया है। लिन यू इस आदमी की आंखों की हरकत से बता सकता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आओ, इसे लाओ, जितने भी आएंगे मरेंगे। उसे ये भी उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लिज़र्डमैन उसे रोक देंगे, क्योंकि तब क्रॉसबो कैरेज ज्यादा असरदार हो सकता था। लेकिन एक बात थी जो लिन यू को अभी भी थोड़ी परेशान करने वाली लग रही थी। तब तक खजाने के बक्से बहुत ऊंचे हो जाते थे, जो निश्चित रूप से काफी परेशान करने वाला था, क्योंकि बक्से खोलना बहुत थकाने वाला काम था। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, क्या ये सही है? लिन यू को इस बात का बहुत पहले से अंदाजा था। क्या आप इस गुफा को जानते हैं? लिज़र्डमैन कहाँ हैं? आपके बाकी लोग कहाँ हैं? मागोहिको वासिबी एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही उसकी गर्दन में दर्द तेज हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इस गुफा को अच्छी तरह जानता हूँ। इस जगह को जोन सी कहते हैं, और यह बहुत बहुत बड़ी है। यहाँ बहुत सारे लिज़र्डमैन हैं। हमारे बचे हुए लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि वे ठीक कहाँ हैं, और मुझे याद नहीं कि उन्हें कैसे ढूंढूं। लिन यू ने सिर हिलाया, आयरन स्पीयर को थोड़ा सा उसकी छाती में घुसाया, जिससे उसे दर्द हुआ, लेकिन वह चीखने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्या अब तुम्हें याद है? मुझे याद है, मुझे याद है। मुझे अचानक याद आया। लिन यू, प्लीज मुझे मत मारना, ठीक है? तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें उन्हें ढूंढने ले जाऊंगा। इसके अलावा हम सब विक्टिम हैं। हमें लिज़र्डमैन ने अंडरग्राउंड में पकड़ लिया था। हम वो नहीं है जो उन्हें हथियार और टूल देते हैं। हम तो बस बेचारे गुलाम हैं। देखो, उन्होंने मुझे वह ट्रेजर चेस्ट इसलिए नहीं लेने दिया क्योंकि उन्हें खतरे का डर था। मागोहिको वासिबी की जिंदा रहने की इच्छा बहुत ज्यादा थी। उसे जल्दी ही पता चल गया कि क्या करना है। लिन यू देख सकती थी कि यह आदमी अपना नाम साफ करना चाहता था और दावा कर रहा था कि उसे लिज़र्डमैन के लिए काम करने के बजाय पकड़ा गया था। काश वो सही होता। उस समय लिज़र्डमैन का वह ग्रुप और यह आदमी काफी करीब लग रहे थे। अगर ऐसा न होता तो कोई सोच सकता था कि वे कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे और यह आदमी जीत गया, इसलिए उसने अपने पास खड़े लिज़र्डमैन से भाला लेकर संदूक ले लिया और जबरदस्ती का कोई निशान नहीं दिखाया। किस तरह की गुलामी या कुछ और? अगर सच में ऐसा होता तो ऐसा सीन कैसे हो सकता था? मासाओ इशिको की बकवास उन बचे हुए लोगों को बेवकूफ बना सकती है जिनके पास नाइट विशन डिवाइस और साइटिंग स्कोप नहीं है। लेकिन कुछ भी, लिन यू को ये बात मन ही मन मजेदार लगी। इस नियॉन ट्रैश को लगता था कि उसे धोखा दिया जा सकता है, तो फिर बस इसके साथ खेलें। सच में, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों को ढूंढने ले जाऊंगा और इस इलाके से लिज़र्डमैन को हटाने के बाद तुम वापस सतह पर आ सकते हो। धन्यवाद महान लिन यू, धन्यवाद महान लिन यू। अगर छोटी बर्फीली छिपकलियों ने उसका गला नहीं काटा होता तो लिन यू को सच में लगा कि यह आदमी तुरंत झुककर अरिगाटो कहेगा और फिर 3 बार अपना सिर जमीन पर पटकेगा। उसे जाने दो, उसे खड़ा होने दो। लिन यू ने छोटी बर्फीली छिपकलियों को आदेश दिया और उन्होंने 2 को उसके कंधों पर छोड़ दिया, जबकि बाकी 2 लिन यू के पैरों पर आ गईं। मासाओ इशिको खड़ा हुआ और जल्दी से लिन यू को झुकाया और लगभग उन दोनों को, लिटिल ल्यूजी और रेड स्ट्रिंग को, जो उसके कंधों पर बैठे थे, उतार दिया। उनके छोटे पंजों ने उसके कपड़ों को मजबूती से पकड़ रखा था। बहुत बढ़िया लिन यू, मैं तुम्हें हमारे साथियों के कमरे में ले जाऊंगा और फिर तुम हमें बचा सकती हो। कोई बात नहीं, रास्ता दिखाओ। लिन यू ने बेवकूफ बनने का नाटक किया, लेकिन इस आदमी की आंखें लगातार घूम रही थीं और कह रहा था कि सिस्टम पैनल को न देखना भूत के लिए भी झूठ होगा। वह शायद अपने साथियों से मिल रहा है और फिर उन लोगों से लिज़र्डमैन को आगे घात लगाने के लिए इन्फॉर्म करवा रहा है।
स्टोरेज स्पेस में क्रॉसबो कैरेज, हाथ में अलॉय टैक्टिकल क्रॉसबो और स्टील रिपीटिंग क्रॉसबो, स्नाइपर राइफल M19 और इस संकरी जगह में सबसे शक्तिशाली हथियार एक शॉटगन बूम स्टिक। इस समय वे सभी एक्शन के लिए बेचैन थे, फायर करने के लिए उत्सुक थे। धुंधले रास्ते में कभी कभी कदमों की आहट गूंजती थी। मासाओ इशिको तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था, जबकि उसके कंधों पर लिटिल ल्यूजी और रेड स्ट्रिंग लिन यू के आदेश के अनुसार उसकी हर हरकत पर ध्यान से नजर रख रहे थे। लिन यू ने एलॉय टैक्टिकल क्रॉसबो पकड़ा हुआ था, जिसमें आर्मर पियर्सिंग इंसेंडियरी एरो लगा था, लेकिन वह जल नहीं रहा था और मासाओ इशिको से 10 मीटर से भी कम पीछे चल रहा था। रास्ता चौड़ा और बहुत लंबा था। लिन यू ने अंदाजा लगाया कि वे लगभग 5 मिनट तक चले। हालांकि उन्होंने दोनों तरफ 3 रास्ते भी देखे जो अनजान जगहों की ओर ले जाते थे। पेन और नोटबुक निकाली। धीमे सिस्टम के साथ सिर्फ मेमोरी पर निर्भर रहना काफी नहीं था। अच्छी याददाश्त खराब पेन जितनी भरोसेमंद नहीं होती। अगर बाद में उन्हें वापस न मिल पाए तो ये बहुत अजीब होगा। रास्ते का मोटा मोटा खाका बनाते हुए लिन यू को लगभग समझ आ गया कि उसे कहां और किस दिशा में जाना है। इसके अलावा ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ ने लिन यू को पहले ही एक से ज्यादा बार चेतावनी दी थी कि जिन 3 जंक्शनों से वे गुजरे थे वहां से दुश्मनी और खतरा पैदा हो सकता है। चलते समय लिन यू कभी कभी नाइट विशन डिवाइस का इस्तेमाल करके पीछे मुड़कर देखती थी, ताकि किसी भी अजीब स्थिति में तुरंत जवाब दे सके। वह लिजर्डमैन से हमला नहीं चाहती थी। 100 मीटर और चलने के बाद आगे एक दरवाजा दिखाई दिया। इसके साथ ही लिन यू ने भी दरवाजे के पास से एक अजीब सी आवाज सुनी। ग्रर, ये है। लिन यू के शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके मुंह से लार टपकने लगी। शेर के सिर वाला भालू। बहुत बढ़िया, ये ट्रिप कामयाब रही। नाइट विशन गॉगल्स से देखने पर दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा राक्षस बैठा था। उसका शेर जैसा सिर भालू जैसे शरीर के ऊपर था, जिसमें बहुत सारी मांसपेशियां थीं। लिन यू ने मासाओ इशिको की ओर देखा। अब वह शेर के सिर वाले भालू को मारने का सबसे आसान तरीका इस्तेमाल कर सकता था और उसे खत्म करने पर एक सोने का खजाना जरूर मिलेगा। गोल्डन ट्रेजर चेस्ट, बढ़िया। कम से कम इसे खोलना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या उसे इस कमीने नहीं मासाओ इशिको से बचना चाहिए जब गोल्डन ट्रेजर चेस्ट दिखाई दे। हालांकि इसे सहयोग कहकर टाला जा सकता है, लेकिन उनके पास पहले भी कॉपर ट्रेजर चेस्ट था। अब गोल्डन वाला मिलना, इसे नजरअंदाज करना बहुत ही किस्मत की बात है। लेकिन मासाओ इशिको जरूर यह जानकारी भेजेंगे। बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया लिन यू, इस दरवाजे से लिजर्डमैन के इकट्ठा होने की जगह है। प्लीज आगे बढ़ो। इस आदमी को लगा कि वह चुपके से निकल सकता है। दरवाजे के सामने एक बड़ा शेर के सिर वाला भालू बैठा है और इस आदमी ने ऐसा दिखाया कि उसने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने ये रोल अच्छे से निभाया। क्या वह सोचता है कि दूसरे लोग बहरे हैं? क्या मेरे नाइट विशन गॉगल्स इसे नहीं देख सकते? लिन यू को उस आदमी की समझदारी पर तरस आया। आजकल इस लेवल की बेवकूफी बहुत कम देखने को मिलती है। ओह, तुम पहले जाओ। लिन यू ये देखने के लिए उत्सुक था कि यह आदमी शेर के सिर वाले भालू के सामने किस तरह का डर दिखाएगा, इसलिए उसने आग्रह किया। आह, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। लिन यू, मेरे पीछे आओ। हमारे दूसरे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि तुम उन्हें बचा सको। उसने ये कहा और असल में सीधे आगे चल दिया। लिन यू ने भौहें चढ़ाई। क्या शेर के सिर वाले भालू से डर नहीं लगता? उसने सीटी बजाए और लिटिल ल्यूजी और रेड स्ट्रिंग ने अजीब व्यवहार करने वाले मासाओ इशिको को छोड़ दिया और सबसे तेज गति से लिन यू के पास लौट आए। बहुत बढ़िया लिन यू, क्या तुम नहीं आ रहे हो? इस समय लिन यू को एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई दिया। मासाओ इशिको मानो पूरी तरह से अंधा हो, शेर के सिर वाले भालू के पास गया, जबकि वह उससे 3 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। वह खूंखार जानवर किसी भी पल उसे खा सकता था, लेकिन शेर के सिर वाले भालू ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह बहुत नफरत से देख रहा था। यहाँ तक कि जब मासाओ इशिको पास आया तो वह एक तरफ हट गया और चेन की आवाज के साथ गुर्राने लगा, जो बहुत बुरी आवाज थी। यह आवाज क्या है? लिन यू की जगह से नाइट विशन डिवाइस का इस्तेमाल किए बिना काले बालों वाले शेर के सिर वाले भालू को देखना मुश्किल था। उन्होंने जानबूझकर पूछा। वे अब भी ये देखना चाहते थे कि मेरे पोते मामोरू को क्यों नहीं खाया गया। अभी की हालत ने उसे उस समय की याद दिला दी जब ईगल विंग्ड इंसेक्ट्स ने लेविक और उसके ग्रुप की लाशों के लिए लिजर्डमैन से लड़ाई की थी। लिजर्डमैन का सामना करते समय इन कीड़ों ने भी वैसा ही रिएक्ट किया। क्या ऐसा हो सकता है कि लिजर्डमैन के पास कुछ ऐसा था जिससे ईगल विंग्ड इंसेक्ट्स दूर भागते थे, और वही चीज मेरे पोते मामोरू को दे दी गई थी?
कोई आवाज नहीं, शायद दूर से लिज़र्डमैन आ रहे हैं। लिन यू, इधर आओ। इसी समय मेरे पोते मामोरू ने देखा कि छोटी बर्फ वाली छिपकली उसके कंधे से गायब हो गई थी और शेर के सिर वाला भालू उसके पास था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। अब उसे पता था कि अगर वह लिन यू को अपने जाल में फंसा लेता है तो जब शेर के सिर वाला भालू लिन यू को बुरी तरह घायल कर देगा या मार भी देगा तो लिज़र्डमैन उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसे अब और लिज़र्डमैन को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये लिन यू, जो सर्वाइवर्स की दुनिया में पहले नंबर पर है, उसके पास कितना खजाना हो सकता है। मेरे पोते मामोरू की आंखें धुंधली और लालची हो गईं। उसके विचार बदल गए। जब तक वह इस खतरनाक जानवर के साथ खड़ा रहा, वह पहले से ही एक ऐसी स्थिति में था जिसे हराया नहीं जा सकता था। लिन यू कितना भी ताकतवर क्यों न हो, तो क्या हुआ? क्या वह इस पागल शेर के सिर वाले भालू को हरा सकता था? नहीं, वह नहीं कर सकता था। मेरे पोते मामोरू को याद आया कि जब वह शेर के सिर वाले भालू को पकड़ रहा था तो उसने दर्जनों चित्तीदार भेड़ियों और बाघधारीदार शैडो हिरन को गिरा दिया था। लिन यू की तुलना चित्तीदार भेड़ियों और बाघधारीदार शैडो हिरन से कैसे की गई? लिन यू, मेरे महान भगवान, क्या हुआ? आप क्यों नहीं आते? एक बार जब हम इस गेट से गुजर जाएंगे तो हम उन परेशान करने वाले लिज़र्डमैन को ढूंढ लेंगे। लिन यू को पुकारते हुए उसका हाथ धीरे धीरे शेर के सिर वाले भालू की चेन के स्विच तक पहुंच गया। शेर के सिर वाले भालू के एक ही वार की ताकत से लिन यू जैसे आम इंसान को तुरंत मीट पैटी में बदला जा सकता है। अगर लिज़र्डमैन की खास खुशबू ना होती, अगर उस पर भी वह खास खुशबू न लगी होती, तो सिर्फ एक शेर के सिर वाला भालू हजारों लिज़र्डमैन या हजारों इंसानों को थका सकता था। खासकर इतनी छोटी जगह में शेर के सिर वाले भालू की तेजी और ताकत के साथ। लिन यू, क्या वह कचरा नहीं है, एक छोटे टाइप कीड़े की तरह? वह दीवार के पास गया और जैसे ही उसकी उंगलियां दीवार से छुईं, उसने शेर के सिर वाले भालू को दीवार से जोड़ने वाला क्लैस्प खोल दिया। शेर के सिर वाला भालू आजाद हो गया। कत्लेआम शुरू होने वाला है। हाँ, लिन यू, तुम बेकार हो, भाड़ में जाओ। शेर के सिर वाले भालू को तुम्हें कीमा बनाने दो। हाँ। हालांकि अभी इसी समय वूश, हवा में क्रॉसबो के तीर की आवाज गूंज उठी। एक ही समय पर गोह, शेर के सिर वाले भालू ने एक बुरी चीख मारी। उसके सिर पर आर्मर पियर्सिंग क्रॉसबो एरो लगा और थोड़ी देर बाद एक और तीर उसके गले में घुस गया। वह एक बार फिर चिल्लाया, सीधे जमीन पर गिर गया, जबकि उसके पास बैठा मेरा पोता मामोरू ये नजारा बहुत हैरान होकर देख रहा था। क्या हुआ? शेर के सिर वाला भालू, यह असल में मृत। लिन यू ने शेर के सिर वाले भालू को मार डाला। ये कैसे संभव है? कचरा, हे, तुम किसे कचरा कह रहे हो? क्या तुम जमीन पर पड़ी इस चीज के बारे में बात कर रहे हो या अपने बारे में? लिन यू वहां गया और उसके हाथ में जो हथियार था वह शॉटगन में बदल गया था। किसी ने ऐसा हथियार नहीं देखा था, लेकिन मेरे पोते मामोरू का सारा ध्यान शेर के सिर वाले भालू पर ही था, क्योंकि वहां एक बड़ा सोने का खजाना दिखाई दिया था। ये है सोना। क्या गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिलना पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है? सिर्फ एक लान हेडेड बेयर को मारने से गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिल जाता है। क्या ये चौथा लान हेडेड बेयर था या तीसरा? लेकिन अब ये जरूरी नहीं है। लिन यू की शॉटगन मेरे पोते मामोरू के माथे पर निशाना साधे हुए थी। कैसे? तुम लगातार खजाने के बक्से कैसे बना सकते हो, और फिर तुम्हारे पास ऐसा हथियार भी कैसे हो सकता है? मेरे पोते मामोरू का दिमाग पूरी तरह खाली था। लिन यू असल में कौन है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता। इसके अलावा तुम बहुत कुछ जानते हो, इसलिए जाओ और मर जाओ। बंदूक गरजी, बूम, गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसी समय एक सिरविहीन लाश गिर पड़ी। लिन यू ने सुगीमोतो मसाओ की लाश को ठंडेपन से देखा, जो खुद को होशियार समझता था लेकिन शुरू से आखिर तक बेवकूफ था। बिना कुछ कहे, आपको गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिल गया है। लिन यू ने जमीन पर शेर के सिर वाले भालू के पास रखे सोने के खजाने के बक्से को उठाया और तुरंत उसे स्टोरेज स्पेस में रख दिया। असल में उसने एक आर्मर पियर्सिंग एरो का इस्तेमाल करके शेर के सिर वाले भालू को बेहोश करने का प्लान बनाया था, फिर लिटिल आइस लिजर्ड्स या खुद सुगीमोतो मसाओ का ध्यान भटकाने के लिए, और फिर शेर के सिर वाले भालू को मारकर गोल्डन ट्रेजर चेस्ट हासिल करके उसे तेजी से स्टोरेज स्पेस में स्टोर करने का प्लान बनाया था। हालांकि एक खास स्थिति पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि सुगीमोतो मसाओ पर कुछ ऐसा लगा हुआ था जिससे म्यूटेंट जीव डर गए थे, ठीक वैसे ही जैसे लिज़र्डमैन पर होता है। इस पर भरोसा करके उसने अचानक शेर के सिर वाले भालू की जंजीरें खोल दी।
लिन यू को इस कम रोशनी वाली जगह पर इतने तेज और ताकतवर जानवर का सामना करते हुए खुद को संभाले रखने का भरोसा नहीं था। शेर के सिर वाले भालू को जंजीर से बांधकर काबू में रखा जा सकता था, लेकिन उस रोक टोक के बिना यह म्यूटेंट जीव एक खतरनाक दुश्मन बन सकता था जिसका सामना करने के लिए वह उत्सुक नहीं था। शायद स्प्रे असरदार हो, लेकिन उसे 100% यकीन नहीं था कि वह शेर के सिर वाले भालू को बिना घायल हुए हरा पाएगा। तो जब सुगीमोतो मसाओ ने शेर के सिर वाले भालू की जंजीरें खोली और उसे मारने के लिए जोर जोर से हंसा, तो लिन यू ने मन ही मन तय कर लिया कि इस बेवकूफ को जल्दी मरने देना चाहिए। शुरू में लिन यू का इरादा पोते को एक मौका देने का था ताकि वह छिपकलियों की सेना से सामना होने तक जिंदा रह सके, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी चाही गई थी। इस नियॉन नेटिव को मौत को बुलाने का जीन विरासत में मिला था। वह खुद को खत्म करने में माहिर हो गया, फिर आसानी से एक बिना दिमाग वाली प्यारी लाश में बदल गया। अगर वह उसे छिपकलियों के जमा होने की जगह पर ले जा पाता तो बहुत अच्छा होता, या अगर वह उसे अपने जैसे भिखारियों के पास ले जाता तो और भी अच्छा होता। लेकिन इसमें कोई अगर नहीं था। बस एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाने पर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आखिरकार यह कोई असली खेल नहीं है। मौत का मतलब मौत है। गंभीर चोटों से मौत हो सकती है, यहाँ तक कि मामूली खरोंच भी अगर ठीक से इलाज न किया जाए तो बहुत खतरनाक हो सकती है। खरोंच और काटने की तो बात ही छोड़िए, इसके अतिरिक्त सुगीमोतो मसाओ के लिए असली मौत तब आई जब उन्होंने लगातार खजाने का संदूक जैसे कीवत बोले। यह मामला उजागर नहीं होना चाहिए। लिन यू समझाना नहीं चाहती थी। उनकी ताकत के लिए किसी को ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। लगातार खजाने का फटना और कॉपर खजाने के बाद गोल्डन खजाने का फटना अभी के खजाने के गिरने की दर के हिसाब से ये सच में नामुमकिन है। जब सुगीमोतो मसाओ को इस बारे में पता चला तो उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं था, लेकिन सच में ये बेवकूफ उसे इस लकड़ी के दरवाजे तक ले गया और समय पर उसके शेर के सिर वाले भालू का मांस भर दिया। नहीं तो वह उन 3 रास्तों के आसपास काफी देर तक घूमता रहता जिनसे वह पहले गुजरा था। असल में इस मूर्ख ने एक अच्छा काम किया। लिन यू ने आखिरकार उसे मारने के लिए क्रॉसबो एरो की जगह स्प्रे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह भी इसी मेहरबानी के कारण चाहती थी कि वह खूबसूरती से मरे। एक तरह का इनाम। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे ट्रीटमेंट का आनंद ले सकते हैं। सुगीमोतो मसाओ पहले लगते हैं। आपको शेर के सिर वाले भालू की लाश मिल गई है। अब लिन यू अलग अलग सामान पाने के लिए शेर के सिर वाले भालू का तुरंत चीर-फाड़ नहीं करना चाहता, उसका समय भी कीमती है। आपने 2 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस हासिल कर लिया है। इस स्टोरेज स्पेस के सभी आइटम आपके स्टोरेज स्पेस में मर्ज हो जाएंगे। लिन यू ने स्टोरेज स्पेस में रखी एक्स्ट्रा चीजों पर नजर डाली और अपनी भौहें ऊपर उठाई। ओह, 2 शेल्टर डिजाइन मैप्स। बुरा नहीं है, ये सच में एक सुखद आश्चर्य था। बाकी कुछ खाना और पानी था जो पहले ही खा पी लिया गया था। लिन यू ने उन्हें सीधे कुछ सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स मॉल भेज दिया। रास्ते में फिर से पहले जैसी शांति लौट आई, सिवाय किसी अनजान दूरी से आ रही हल्की सी आवाज के। लिन यू ने कोई और खास आवाज नहीं सुनी। लकड़ी के दरवाजे की ओर चलते हुए लिन यू ने जमीन पर पड़ी सुगीमोतो मसाओ की लाश को लात मारी, दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे दोनों तरफ से खोल दिया। एक लंबी चरमराहट की आवाज गूंजी और ये 2 दरवाजे, जिन पर कुछ कहा नहीं जा सकता और कोई मतलब नहीं था, एक दूसरे को काटते हुए गोल और लाइनें बनी हुई थी, खुल गए। 4 छोटी आइस लिजर्ड तेजी से आगे की ओर दौड़ी। इस गुफा के अंदर उनकी स्पीड बहुत फायदेमंद थी। इसके अलावा जब वे उन दुश्मनों का सामना कर रही थी जो लिजर्डमैन नहीं थे, तो उनकी काबिलियत ज्यादा से ज्यादा हो गई थी। उदाहरण के लिए, पापा पापा। लिटिल आइस लिजर्ड्स के हमला करने के बाद 4 रिदमिक आवाजें गूंजी। लिन यू अंदर आया। उसके हाथ में मौजूद आयरन स्पीयर ने भी जमीन पर पड़े बर्फ के ब्लॉक में से एक के अंदर म्यूटेटेड जीव को छेद दिया। गोल्डन पॉइजन थॉर्न स्पाइडर। ये चीज तेज थी और अच्छी तरह छिपी हुई थी, और वे सभी कम रोशनी वाली जगहों पर रहते हैं। अगर कोई सर्वाइवर सावधान नहीं रहा तो वे उनकी चाल में फंस जाएंगे, फिर उन जहरीले नुकीले दांतों से पैरालाइज हो जाएंगे। यहाँ तक कि स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड जैसी बड़ी चीज भी इसका सामना नहीं कर सकती। अगर पैरालाइज हो जाए तो इंसान सिर्फ खाना बनने की किस्मत मान सकता है, शायद गोल्डन पॉइजन। थॉर्न स्पाइडर को धीरे धीरे खुद को थोड़ा थोड़ा करके खाते हुए देख सकता है। लिन यू कभी भी इस अंडरग्राउंड खंडहर में कम रोशनी में लापरवाही से काम नहीं करेगा। लगभग हर बार वह कम से कम लिटिल आइस लिजर्ड्स, बाय और शियाओ मेन को बिना किसी देरी के लिए आएगा। यही उसका इरादा था। उनकी सतर्कता के बिना
हमेशा सावधान रहने वाला लिन यू अकेले किसी भी अनजान म्यूटेटेड जीव का सामना करने को तैयार नहीं था। गोल्डन पॉइजन थॉर्न स्पाइडर और लान हेडेड बेयर दोनों एक ही थे। कौन जानता है कि कई मीटर गहरे इन जमीन के नीचे के खंडहरों में कितने तरह के म्यूटेटेड जीव मौजूद हो सकते हैं। लेकिन बात करें तो शेर के सिर वाला भालू आखिर आया कहां से? लिन यू को शेर के सिर वाले भालू में बहुत दिलचस्पी थी। गोल्डन ट्रेजर चेस्ट को कौन ज्यादा पसंद नहीं करेगा, लेकिन शेर के सिर वाले भालू को सिर्फ जमीन के नीचे के खंडहरों में ही देखा गया था और कहीं भी उसने उनके होने के बारे में नहीं सुना था। शेर के सिर वाले भालू को मारकर गोल्डन ट्रेजर चेस्ट पाना कॉपर ट्रेजर चेस्ट से जरूर बेहतर है और अंदर की चीजें नेचुरली। रुको, पिछली बार जोन एफ में गोल्डन ट्रेजर चेस्ट खोलने के बाद मुझे जोन एफ का एक रीजनल मैप मिला था, क्या इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा? आपको मिला अंडरग्राउंड रूइन सी जोन रीजनल मैप MP5 सबमशीन गन डिजाइन। सबमशीन गन। लिन यू को अंडरग्राउंड रूइन सी जोन का रीजनल मैप पाकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब उसे रास्ते याद करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह मैप उसे पूरे इलाके में पूरी तरह से गाइड करेगा। लेकिन सबमशीन गन के दिखने से वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। सबमशीन गन सच में बहुत बढ़िया चीज है। अगर लिजर्डमैन का एक बड़ा ग्रुप भी हो तो भी एक सबमशीन गन एक बहुत बड़ा रोकने वाला हथियार बन जाती है। हालांकि पावर थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये चीज बड़े एरिया में डैमेज के लिए एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। लिन यू ने डिजाइन पर नजर डाली, जो M19 पिस्तौल से ज्यादा अलग नहीं था। शायद परेशानी वाली बात गोलियां होंगी, क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज अब पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसे जिंगलिंग फेंग को ढूंढना होगा। हाथ में जो सामान था उससे यह नहीं बन सकता था, और जबकि पक्का एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली थी, उन्हें लगा कि क्रॉसबो कैरेज का तीर काफी होगा। आखिरकार यह कोई खुली जगह नहीं थी, सीधे रास्ते पर एक क्रॉसबो गाड़ी का तीर, इसका भेदने वाला नुकसान लगभग बेमिसाल है। चलो देखते हैं कि रीजनल मैप को कैसे पार करते हैं। लिन यू ने सिस्टम पैनल खोला और अंडरग्राउंड रूइन सी जोन का रीजनल मैप तुरंत उस पर दिखने लगा। उन्होंने देखा कि यहाँ जोन एफ भी दिखाया गया था। आइस लिजर्ड गुफा के पास का बंद रास्ता असल में जोन एफ और जोन सी के बीच के पूरे खोखले इलाके से जुड़ा हुआ था। हालांकि यह वाकई काफी दूर था, लेकिन आइस लिजर्ड गुफा का आकार कल्पना से भी परे था। इस मैप में न सिर्फ दोनों इलाकों को पूरी तरह से दिखाया गया था, बल्कि उन इलाकों को भी मार्क किया गया था जिन्हें उसने आइस लिजर्ड गुफा में एक्सप्लोर किया था। इससे उनके लिए कभी भी रिव्यू और सर्च करना आसान हो गया। लेकिन लिन यू ने देखा कि ब्लॉक किया हुआ रास्ता दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ लग रहा था, जो बदले में किसी अनजान जगह से जुड़ा हुआ लग रहा था। क्या अगली बार कोई नया अंडरग्राउंड खंडहर बनने से वह एरिया खुल जाएगा? मैप पर ब्लॉक किया हुआ हिस्सा लगभग 10 मीटर लंबा लग रहा था, जिसे एक बार में खोदना नामुमकिन था, और लिन यू को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे दूसरी तरफ दिलचस्पी थी। वह अब जिस स्थान पर जा रहा था, मैप में बताया गया था कि यहाँ से आगे एक चौराहा होगा। चौराहा 3 इलाकों की ओर जाता था। एक रास्ता एक बड़े कमरे की ओर ले जाता था, दूसरा एक घुमावदार जगह की ओर, और आखिरी रास्ता एक अजीब जगह की ओर ले जाता था जिसमें बहुत सारे गलियारे थे जो एक ऊंचे लेवल की भूल भुलैया जैसे थे। रहस्यमय जगह का सेंटर अभी भी एक बहुत बड़ा कमरा था, लेकिन पहले वाले से थोड़ा छोटा था। लेआउट कुछ ऐसा था जिससे लिन यू अच्छी तरह परिचित थी। क्या ये बिल्कुल जोन एफ जैसा नहीं है? एक वेदियों के बीच में था, एक रसोई घरों के बीच में था, और एक नेताओं के बीच में था। जोन एफ और सी के पूरे मैप की तुलना करने पर जोन सी साफ तौर पर जोन एफ से बहुत बड़ा था। इसके अलावा 3 रास्ते ऐसे थे जिन पर वो पहले नहीं गया था। 2 रास्ते बड़े कमरों वाले बंद रास्ते पर ले जाते थे, और बचा हुआ रास्ता किसी दूसरी अनजान जगह पर ले जाता था। लिन यू ने अल्टर एरिया से सफाई शुरू करने का फैसला किया। चाहे वहां लिजर्डमैन हो या नहीं, लिन यू को वहां जो कुछ भी था उसमें बहुत दिलचस्पी थी। क्या वे स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड को प्रसाद चढ़ा रहे हैं या किसी और चीज को? लिन यू ये जानने के लिए उत्सुक थी। ब्लैक डॉट, ग्रीन क्लॉ, लिटिल सिक्स, रेड लाइन, तुम चारों ध्यान रखो। लिन यू ने अपना सारा सामान चेक किया, फिर लकड़ी के दरवाजे को रोकने के लिए पत्थर की दीवार का इस्तेमाल किया। बस अगर वह घिरा हुआ हो तो मजा नहीं आएगा। गोल्डन पॉइजन थॉर्न स्पाइडर की लाश को स्टोरेज स्पेस में रखकर लिन यू आगे बढ़ी। मकड़ी के जहर से निपटना जरूरी नहीं था। इसके अलावा इन छोटी मकड़ियों में शायद कुछ ही ऐसी चीजें थीं जिन्हें काटने लायक समझा जा सके। लिन यू ने सोचा कि उसे शेल्टर में जाकर इस पर अच्छी तरह रिसर्च करनी चाहिए। छी, छोटी बर्फीली छिपकलियों को नए आदेश मिले, वे दूर भाग गईं। आगे कोई गोल्डन पॉइजन थॉर्न स्पाइडर नहीं मिला,
लिन यू एक एलॉय एक्सप्लोजन प्रूफ शील्ड और M19 पिस्टल पकड़े हुए चौकन्ना थी। अब थोड़ी सी भी चूक के नतीजे सोच से परे होंगे। थोड़ी देर बाद वह मैप के हिसाब से चौराहे की जगह पर पहुंच गया और सीधे अल्टर एरिया की ओर चल पड़ा। छोटी बर्फ की छिपकलियां चुपचाप रहीं और उनके आदेशों के अनुसार पूरी लगन से आसपास की चीजों पर नजर रखती रहीं, क्योंकि उन्हें उनकी अहमियत पता थी। विरोधियों के पास ऐसी ताकत थी जिससे वे छोटे छोटे खतरनाक दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकते थे। सावधान रहना उनकी समझदारी थी। जल्द ही पूरे रास्ते आगे बढ़ते हुए लिन यू ने फिर से वेदियों के बीच बड़ा दरवाजा देखा। कोई दुश्मन? लिन यू ने पहले की तुलना में बहुत ऊंचे दरवाजे को देखते हुए छोटी बर्फ की छिपकलियों से पूछा। ची! छोटी बर्फीली छिपकलियों ने सुरक्षा का संकेत दिया और दरवाजे के किनारे पर चढ़ गईं। लिन यू ने M19 पिस्तौल उठाए और वेदियों के बीच का दरवाजा खोला। अंदर से तुरंत खून की बदबू आने लगी, क्योंकि उसने देखा कि अंदर की रोशनी बाहर से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी, जोन F की पिछली सेटिंग से कहीं ज्यादा तेज। वेदियों के बीच की जगह पहले से ज्यादा फैल गई और क्या, वाह, यह असल में इस चीज की मूर्ति है। लिन यू ने दूर तक देखा। बीच की वेदी एक बहुत बड़ी डिस्क के आकार की थी, जिसके चारों ओर कई बिना सिर वाले इंसानी शरीर थे। वेदियों के बीच सबसे अंदर बड़ी मूर्ति से पता चला कि लिज़र्डमैन किस भगवान की पूजा कर रहे थे। जहरीला आकाशीय ड्रैगन, बहुत लंबा और भारी, कई पैरों वाला ये कीड़ा दिखने में साफ और असली जैसा है। जैसे जैसे लिन यू पास आया, उसे लगा कि मूर्ति फट सकती है और उसके अंदर का जीव अचानक उसकी ओर छलांग लगा देगा। सचमुच लिज़र्डमैन में ये हुनर था। लिन यू 10 मीटर लंबी मूर्ति के बेस पर पहुंचा। वह बहुत इम्प्रेस हुआ। उन्होंने यहाँ बहुत सारे बड़े जार देखे, जो पहले जोन F में रखे जार से कम नहीं थे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा थे। अंदर का सामान खुद ही समझ में आ रहा था। हड्डियां, इंसानी हड्डियां। लिन यू ने पत्थर की दीवार के साथ मिलती हुई मूर्ति को देखा और महसूस किया कि लिज़र्डमैन स्टॉर्म फ्लाइंग लिज़र्ड के अलावा एक से ज्यादा भगवान को मानते थे। शायद अगले अल्टर एरिया में स्ट्रेंज रैट या जायंट स्पाइडर जैसा कुछ होगा। म्यूरल में दिखाए गए सीन को याद करते हुए लिन यू ने अपनी बात को और मजबूत किया। अभी दशकों बाद सीक्रेट दायरे में धरती को तबाह करने वाले ये जीव इसी दूसरी दुनिया के मूल निवासी हैं। उनके तरीके के अनुसार उन्हें वहां ले जाया गया, जबकि बदले में इंसान यहां आए। फिर भी लिज़र्डमैन को क्यों नहीं भेजा गया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि लिज़र्डमैन के पास इंटेलिजेंस है, इसलिए उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सका? या इसलिए कि वे इंसानियत को खतरे में डाल सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें ट्रांसपोर्ट करना पड़ा? लिन यू ने कई तरह की बातें सोची, लेकिन उन्हें किसी का भी सबूत नहीं मिला। आखिरकार किसी को नहीं पता था कि ट्रांसमिट करने वाला मीडियम क्या था। शायद ये कोई हायर डायमेंशनल जीव है। उन्होंने एक अजीब नजरिए से अपनी बात खत्म की। वेदी के बीच वाली जगह पर लौटने पर 9 बिना सिर वाली लाशें उस जगह को घेरे हुए थीं। लिन यू ने बीच वाले हिस्से को देखा तो उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला जिसमें एक अजीब सा पत्थर था। उन्होंने तुरंत अप्रेजल का इस्तेमाल करके इसे अपनाया। नीलम अयस्क, हम नीलम। लिन यू ने एक भान उठाई। ये सेटिंग क्या थी? मुट्ठी जितना बड़ा ये गहरा नीला सेमी ट्रांसपेरेंट पत्थर असल में रत्न था। आपको एक नीलम अयस्क मिला है। सिस्टम की आवाज सुनाई दी और लिन यू को एक अच्छा कलेक्टेबल मिला। रत्न जब मूल रूप से पृथ्वी पर थे तो उनमें काफी अच्छे गुण थे। कम से कम कीमत के मामले में रत्नों से हमेशा से पैसा कमाया जा सकता है और उन्हें बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ तक कि उनकी वजह से कुछ रुतबा और शोहरत भी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ मेटलर्जी और केमिस्ट्री फील्ड में भी जेम्स के इस्तेमाल की काफी गुंजाइश है। लेकिन ये बात सिर्फ धरती पर ही सच है। इस दूसरी दुनिया में कोई भी रत्न खाने और पानी की अहमियत को पार नहीं कर सकता, जो जिंदा रहने की गारंटी देते हैं, एक सुरक्षित ठिकाना या जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने वाली अलग अलग सुविधाएं देते हैं। कम से कम दूसरों के लिए तो ये सच में ऐसा ही है। लेकिन लिन यू के लिए, जिसके पास भरपूर खाना और पानी है, एक बहुत बड़ा और मजबूत घर है और जो इलेक्ट्रिक युग से ज्यादा अलग जिंदगी नहीं जीती, नीलम काफी अच्छा है। कम से कम ये सुंदर तो दिखता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि लिज़र्डमैन ऐसी चीज का इस्तेमाल रस्मों के लिए क्यों करते हैं। शायद यह उनका खजाना है। लिन यू को यह चीज बहुत पसंद आई और अगर उसे इसे पॉलिश करने और काटने के लिए कुछ मिल जाए तो यह और भी अच्छा होगा। बाकी टूटे हुए बॉक्स के लिए लिन यू ने विनम्रता से मना कर दिया। वह चीज कौन चाहेगा? लेकिन जैसे ही लिन यू बिना सिर वाली लाशों से स्टोरेज स्पेस उठाने की तैयारी कर रहा था,
अचानक एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। तुरंत ही जिस जगह पर बॉक्स रखा था वह एक गड्ढे में धंस गया। ब्लेह! छोटी बर्फीली छिपकलियां एक साथ चिल्लाईं। मुझे पता था, ऐसी जगहों पर जाल तो होते ही हैं। मुझे यकीन है कि जिसने भी यह सिस्टम डिजाइन किया है वह पक्का खजाना खोजने वाले नॉवेल का शौकीन होगा। लिन यू ने तेजी से अपने पैरों के नीचे पड़ी बिना सिर वाली लाशों से स्टोरेज स्पेस इकट्ठा किया। कौन जानता है कि अगर वह अब हिचकिचाएगा तो कोई बचेगा भी या नहीं। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार लेविक और उसके ग्रुप द्वारा छोड़ी गई लाशों के साथ हुआ था। आपको 1 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस मिल गया है। आपको 1 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस मिल गया है। आपने प्राप्त किया है 7 लोग 8 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस, और उसने ये सब जल्द से जल्द इकट्ठा कर लिया। छोटी बर्फीली छिपकलियों की तेज चीखों के बीच लिन यू ने देखा कि गड्ढे से धूल का एक गुबार उठने लगा। हे भगवान, क्या आप थोड़ा और धीरे चल सकते हैं? अगर साउंड और लाइट इफेक्ट्स की कमी न होती तो कौन जानता है कि अगले ही सेकंड कोई बैंड कॉन्सर्ट कर रहा हो। लिन यू पहले ही दरवाजे के पास जाकर उसे धक्का दे चुका था। दरवाजा खुल सकता था, लेकिन वह अभी वहां से जाना नहीं चाहता था। शुरू में उसके हाथ में जो हथियार था वह M19 पिस्तौल से बदलकर शॉटगन हो गया था। हालांकि उन्होंने अभी तक एयर प्रोटेक्टर नहीं पहने थे, ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। अगर कुछ ऐसा निकलकर आता है तो ग्राह! अचानक एक जोरदार गर्जना हुई, मानो वह सैकड़ों सालों से दबी हुई थी। लेकिन यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। लिन यू हैरान रह गया। अचानक उसने देखा कि गड्ढे के बीच से, जहां से धुआं उठना बंद हो गया था, 2 राक्षस लगभग एक साथ रेंगते हुए बाहर निकले। उनके सिर ताकतवर शेरों जैसे थे, हुक्म चलाने वाले और खूंखार, और उनके दांत तलवार जितने लंबे थे। उनके सीधे शरीर 4 से 5 मीटर लंबे थे और उनका आकार बड़े भालू जैसा था। वेदी के अंदर लगातार दहाड़ गूंजने लगी। जल्द ही विलाप में, आपको एक सोने का खजाना मिला है। आपको एक सोने का खजाना मिला है। ओह, ये तो शेर के सिर वाले भालुओं का जोड़ा है। इतना शोर क्यों है? आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? लिन यू ने अलॉय टैक्टिकल क्रॉसबो नीचे रख दिया। अचानक प्रकट हुए जानवरों की शक्ति से वह निराश हो गया। लिजर्डमैन को नहीं लगा कि शेर के सिर वाले भालू उस आदमी को हरा पाएंगे जिसने मनी ले ली थी। क्या उन्होंने ऐसा किया? आपको शेर के सिर वाला भालू का शव X2 मिला है। लिन यू ने लिजर्डमैन के तोहफे के लिए अपना आभार जताया। मैं आपको बता दूं, शेर के सिर वाले भालू का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। मीट चिकना होता है और ज्यादा चिकना नहीं होता। चाहे स्टेक के तौर पर पकाया जाए या टुकड़ों में, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। और उनके दांत भी कुछ बनाने के लिए सही होते हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें नीचे उतारने पर आपको गोल्डन ट्रेजर चेस्ट भी मिलते हैं। शेर के सिर वाला भालू एक खजाना है। शेर के सिर वाले भालुओं को संभालते हुए लिन यू सच में इस वेदी में आग लगाकर उसे जला देना चाहता था। पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन की मूर्ति तो बस देखने में खराब थी, और यह वह जगह है जहां लिजर्डमैन इंसानों का सिर काटकर चढ़ाते हैं। लेकिन अगर वह इसे जलाता है तो धुआं और धूल से दिक्कत होगी। आखिरकार उस जगह को देखने के बाद जहां शेर के सिर वाले भालू दिखाई दिए थे और कुछ भी लेने लायक नहीं मिला, लिन यू ने दरवाजा खोला और अल्टर से बाहर निकल गया। एक बड़ा नीलम अयस्क, साथ ही 2 स्वर्ण खजाने की पेटियां, 2 शेर के सिर वाले भालू की लाशें, ये जगह उसके लिए खजाने की तरह थी। दोबारा चौराहे पर लौटने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस दिशा में चला गया जो किचन लग रही थी। अभी वेदी पर जो हंगामा हुआ उसे लिजर्डमैन नजरअंदाज नहीं कर सकते थे अगर वे बेवकूफ न होते, और क्योंकि वे 2 शेर के सिर वाले भालुओं को इंश्योरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे तो वे शायद इसे चेक करने के लिए सेना भेज सकते थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि लिटिल रास्कल ने पहले जो हंगामा किया था वह छोटा नहीं था, और वहां इतने सारे लिजर्डमैन मारे गए, साथ ही पेट्रोलिंग करने वाले लिजर्डमैन और माई सन्स माइटी हिरोशी और ऐसे ही लोगों को भी जिन्हें उसने मार गिराया, तो दूसरे लिजर्डमैन का ध्यान जरूर जाएगा। और तो और, ये अंडरग्राउंड खंडहर आपस में जुड़े हुए हैं, और अब लिजर्डमैन के पास एक कुल्हाड़ी है, इसलिए जिस पत्थर की दीवार से उसने पहले दरवाजा बंद किया था वह भी भरोसेमंद नहीं है। लिन यू ने अपनी गति तेज कर दी। लिटिल आइस लिजर्ड्स ने चारों ओर नजर बनाए रखी। वे लिन यू से बहुत तेज थे, जिसने इस फायदे का पूरा फायदा उठाया और सिक्स्थ ब्रदर और रेड लाइन को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी तेज और मजबूत संकट की समझ उन्हें सबसे ज्यादा मदद देगी। रास्ता पूरी तरह से डिस्टर्बेंस से खाली नहीं था, और लिन यू को जल्द ही एक पेट्रोलिंग कर रहे कॉपर ट्रेजर चेस्ट का सामना करना पड़ा। ओह, यह एक लिजर्डमैन है। सा
पुहे 1 2 3 5 8 कुल 11 तांबे के खजाने के बक्से। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। मुझे मत मारो, मत। आपको 1 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस मिल गया है। बुरा नहीं है। लिन यू ने कहा कि उसे हुक्म सुनना पसंद नहीं है। ये कहते हुए कि मत मारो तो वह नहीं मारेगा। पहले वर्ल्ड चैनल पर सबने देखा कि क्या कहा गया था। अगर आप वर्ल्ड चैनल पर जाकर यह बात करने लगते कि लिन यू कुछ खास नहीं है और डींगे हाँकते, तो क्या मैं मजाक का पात्र नहीं बन जाता। लिन यू ने इस आदमी को लात मारी। अब एलिजाबेथ के साथ दोस्ती करते समय उसने पछतावा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। इस तरह के आदमी को एकदम जीरो की तरह ठंडे दिमाग से हैंडल करें। लिन यू को उन पर दया नहीं आई। उन पर दया करो और वे उसे दयनीय बना देंगे। मुझे मजबूर किया गया, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एलिजाबेथ की गलती है वगैरह। एक लाइन पर यकीन करो, वे तुरंत एलिजाबेथ के साथ दोस्ती कर लेंगे और तुम्हारे पेट में गोली मार देंगे। ये झुंड पहले से ही अंदर तक सड़ा हुआ है। सबसे आसान रास्ता चुनना समझ में आता है, लेकिन बुरी ताकतों को बढ़ावा देने वालों पर ध्यान देना होगा। लिन यू ने उन एलिजाबेथ के बारे में सोचा जो रेगिस्तान में लगभग उस पर हमला करने ही वाले थे, जिनमें से हर एक के हाथ में लोहे के भाले और लोहे के चाकू थे, और उसे ठंड लगने लगी। पहले ये ग्रुप इतना हिम्मत वाला नहीं था और न ही जमीन के ऊपर लोगों पर हमला करने के लिए पत्थर के भाले और पत्थर की तलवारें पकड़ने की हिम्मत रखता था। अब वे हिम्मत कर रहे हैं और शायद बाद में और बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए, उन लाशों के ऊपर से कदम रखते हुए, उसने इलाके के मैप के इशारों को फॉलो किया। फिर से 5 एलिजाबेथ का सामना किया, लेकिन इस बार भिखारियों से नहीं मिला। ऐसा लगता है कि इस एरिया में ज्यादा लोग नहीं हैं। ये समझ में आता है। अगर भिखारी हर जगह हो जाएं तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। अगर सभी लोग सबसे आरामदायक पोजीशन में लेटने के बारे में सोचेंगे, तो वे सबसे बुरे तरीके से मरेंगे। दीवार से टिककर लिन यू बैठ गई। उसने पानी और खाना निकाला और कुछ छोटी बर्फीली छिपकलियों को भी दिया। लड़ाई है, आराम है। इसके अलावा अब फिर से रात हो गई है। अगर वे भूखे लड़ते हैं, भले ही वह दबाने वाली लड़ाई की स्थिति में हो, तो कई चीजों पर असर पड़ सकता है, जैसे जजमेंट, जैसे अटेंशन वगैरह। ये अनुभव लिन यू को 20 से ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने के दौरान धीरे धीरे महसूस हुए। शुरुआत में हुई सभी तरह की परेशानी और सामने आई कई मुश्किलों को याद करते हुए लिन यू अब पहले से बहुत अलग है। सामान का बहुत ज्यादा स्टोरेज, मुसीबत के पैटर्न को समझना और मुसीबत से निपटने के तरीके बनाना, साथ ही शरीर से ज्यादा मजबूत बनना और लड़ने की ताकत बढ़ाना, इन सब ने उसकी अभी की सोच को बहुत मजबूत बना दिया है। ये कहा जा सकता है कि अब उसका आधा कॉन्फिडेंस अंदर से आता है और बाकी आधा लगभग रिफ्लेक्सिव कॉम्बैट स्किल्स से। कोई आ रहा है। छोटी बर्फीली छिपकलियों की चेतावनी से पहले ही लिन यू ने कुछ हल्की आवाजें सुनी थी। ये इंसानी आवाजें हैं और हल्की नहीं। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर से वह आया था। क्या दुश्मन आ रहे थे? जल्दी से सब कुछ ठीक करके और बिजली की तेजी से हथियार पहनकर लिन यू ने अपनी स्नाइपर राइफल को उस दिशा में निशाना बनाया और अपना नाइट विशन डिवाइस लगाकर दूर के साइटिंग स्कोप को देखा। जल्द ही साइटिंग स्कोप में एक इंसानी आकृति दिखाई दी। इसके तुरंत बाद एक दूसरा और तीसरा व्यक्ति भी जल्दी से सामने आया। 3 लोग, बचे हुए या भिखारी। लिन यू ने गहरी सांस ली, उनके आने का इंतजार करते हुए। रोशनी बहुत कम थी, सबने एक जैसे कपड़े पहने थे, इसलिए पक्का करने के लिए उसे उनके पास आने का इंतजार करना पड़ा। रुको, लगता है उनके पीछे कुछ मीटर की दूरी पर 2 लिज़र्डमैन हैं। लिन यू ने अपनी बंदूक उठाई, ये जानते हुए कि ये कुछ लोग शायद भिखारी थे। तब साइटिंग स्कोप एक व्यक्ति के माथे पर गया और उसका हाथ ट्रिगर पर लग गया। उस समय कुछ लोगों की आवाजें साफ सुनाई दी। हाँ, क्या तुमने वर्ल्ड चैनल पर बिल्डिंग्स देखी? लिन यू ने कहा कि वह हम सबको मारना चाहता है। शेखी बघारने से वह खुद ही अपना मुंह मार सकता है, वह अकेला क्या कर सकता है? मजाक क्या, वह क्या है, मेरे एक्सप्लोसिव उसे 7 या 8 बार मार सकते हैं। सुनिए, खाना बंद करो और खाओ और ड्रैगन मैन के बड़े भाइयों को तुम्हारा ज्यादा खाना पसंद नहीं आएगा और वे तुम्हें ऊपर फेंक देंगे। मुझे परेशान मत करो, क्या मेरे खाने से मेरी लड़ाई पर असर पड़ता है? क्या तुम्हें ड्रैगन मैन लॉर्ड से जलन हो रही है कि उन्होंने मुझे टीम लीडर बनाया, मुझे रिफ्यूजी गांव में सामान इकट्ठा करने के लिए लीड करने दिया? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? बकवास मत करो, है ना? तुम उसे टीम लीडर कहते हो, बस एक डॉग गाइड। मेरे नियॉन पोते से कोई फर्क है? तुम्हें एक एक्स्ट्रा तरबूज या खजूर दिया। बिल्कुल,
लेकिन सच कहूं तो अगर हम लिन यू को पकड़कर ड्रैगन मेन लॉर्ड्स के सामने पेश कर दे तो क्या हमें इनाम मिलेगा? क्या हमें टीम लीडर से बेहतर दूसरों को लीड करने की पोजीशन दी जा सकती है? ये तो हो सकता है, लेकिन ये दोनों ड्रैगन मैन लॉर्ड हमसे आगे क्यों नहीं चल रहे हैं? यहाँ ज्यादा सुरक्षित है। हंफ, अगर खतरा हुआ तो मैं अपने हाथ में जो चीज है उसे बाहर फेंक दूंगा, उसकी माँ को उड़ा दूंगा। हाँ हाँ, उसकी माँ को उड़ा दो। बूम! उसी पल एक जोरदार आवाज के साथ एक बहुत बड़ा आग का गोला अचानक फूट पड़ा। अभी बात कर रहे 3 लोगों के पास रिएक्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं था और वे पूरी तरह से धमाके में घिर गए। धमाके की आवाज के साथ ही उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके पीछे खड़े 2 लिज़र्डमैन भी धमाके की शॉकवेव से प्रभावित होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन जल्द ही उनके सिर में गोली लग गई और वे भी मर गए। लिन यू ने थोड़ी देर इंतजार किया। धुआं छटता देख आखिर में जाकर 2 कॉपर ट्रेजर चेस्ट ले लिए। उसने विस्फोटकों से पहले ही आधे उड़ चुके 3 मरे हुए शरीरों को देखा और उसे थूकने का मन किया। ये सच में पक्के इंसानी गद्दार थे। लॉर्ड ड्रैगन सच में खुद को कुत्ता समझते हैं, है ना? इसके अलावा वे असल में लिज़र्डमैन को रिफ्यूजी गांव पर हमला करने के लिए लीड कर रहे थे। उनकी लिमिट कितनी कम है। रास्ते में बारूद की गंध आने पर लिन यू नीचे झुका और तीनों के स्टोरेज स्पेस इकट्ठा किए। एक्सप्लोसिव पावर ज्यादा नहीं थी, अगर वे पास से होते तो खतरनाक हो सकते थे। 30 या 40 मीटर से ज्यादा दूर उन लिज़र्डमैन की तरह हो सकते थे जो बस टकरा गए, चोट नहीं लगेगी। अगर ऐसा ना होता तो वे तीनों पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए होते। उसने बस 3 लोगों के बीच बातचीत सुनी कि बम को टेस्ट करने के लिए शूट करने का फैसला किया जाए, नहीं तो उन्हें सीधे भेजने के लिए 3 क्रॉसबो तीरों का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जहां तक एक्सप्लोसिव की पावर की बात है, इस समय लिन यू को कुछ समझ थी। बहुत दुर्बल। अगर ऐसे एक्सप्लोसिव ज्यादा से ज्यादा लगभग 5 या 6 मीटर की रेंज तक असर करते हैं तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि वे जानलेवा हथियारों के बजाय रोकने वाले के तौर पर ज्यादा काम करते हैं। और लिन यू के पास रोकने वाले हथियारों की कमी नहीं है। स्टोरेज स्पेस में गनपाउडर एक्सप्लोसिव के 2 और बैग देखकर उसने सोचा कि शायद वह उन्हें थोड़ा बदल सकता है। उसके पास सल्फर तो बहुत है, लेकिन नाइटर की कमी है। इन लिज़र्डमैन को नाइटर कहाँ से मिला? पुची पुची! अचानक छोटी बर्फीली छिपकलियां चिल्लाईं। लिन यू को पता था धमाका सुनकर छिपकलियों को जल्द ही वहां से निकल जाना चाहिए। हालांकि यह उनके लिए सही मौका भी था। इस बार मकसद असल में लिज़र्डमैन को ये दिखाना था कि मौत असल में क्या है। स्नाइपर राइफल ने दूसरी दिशा में निशाना साधा। लिन यू ने लिटिल आइस लिजर्ड्स के घबराए हुए अंदाज पर नजर डाली। उसे पता था कि बहुत से लोग आ रहे होंगे, लेकिन मजबूत मैगजीन वाली स्नाइपर राइफल के सामने नंबर उसे परेशान नहीं करते। साइटिंग स्कोप के अंदर एक बड़ी काली परछाई भी तेजी से दूसरी जगह पर दिखाई दी। लिन यू को एहसास हुआ कि इस बार छिपकली और भिखारियों को कभी न भूलने वाला झटका लग सकता है। विस्फोट और बारूद की गंध यहीं से आती है। शायद लिज़र्डमैन ने बचे हुए लोगों पर हमला किया। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अचानक उस तरफ से एक आवाज आई। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? भाई जिंग, सावधान, आगे एक काली छाया है। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। भाई जिंग! लिन यू समझ गई। कोई हैरानी नहीं कि आवाज जानी पहचानी थी। जिंग लिंग फेंक, जमीन पर पड़ी काली परछाई में ही हूँ, लिन यू ने उस तरफ चिल्लाते हुए कहा। जिंग लिंगफेंग के सिर में झुनझुनी हुई। इस अंडरग्राउंड खंडहर में घुसते समय ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि उसने अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा था और सोचा था कि लिज़र्डमैन के होम फील्ड पर पहुंचने पर किन खास हालात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बार वह अचानक लिन यू से मिलेगा। कैसे यह इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है? अब उसे अपने लंबे समय से चले आ रहे नास्तिक होने पर कुछ यकीन नहीं हो रहा था। लिन यू, जिस साथी को वह पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहते थे, उसने हाल ही में अपनी स्पीच में सभी सर्वाइवर्स को अपना पक्का इरादा बता दिया था। इसके साथ ही इसने सबसे भयानक और खौफनाक आपदा का भी खुलासा किया जो पहले से ही मौजूदा उत्तरजीवियों के बीच घटित हो चुकी थी। कुछ उत्तरजीवी अपने स्वार्थी हितों के लिए अब और आपदाओं से निपटना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए लिज़र्डमैन के साथ हितों का आदान प्रदान किया और इस विशाल भूमिगत में मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने लिज़र्डमैन को एडवांस्ड हथियार और लेबर टूल दिए। यह ऐसी चीज है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। बहुत सारे छिपकलियों को इन लोगों से मदद मिली, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और हमला करने की ताकत बहुत बढ़ गई।
और यह उन आपदाओं से भी ज्यादा डरावनी बात है जो सर्वाइवर्स के लिए है, जिन्हें अभी भी आपदाओं से लड़ना है। तो जिंग लिंगफेंग ने तुरंत लिन यू से संपर्क किया, एक अलायंस बनाने की इच्छा जताई जिसमें लिन यू अलायंस लीडर बने। फिर दूसरे रिफ्यूजी गांवों के नेताओं से संपर्क करके एक बड़ा एंटी लिजर्डमैन अलायंस बनाया। लिन यू के नेतृत्व में, जो अंडरग्राउंड खंडहरों के जोन एफ को साफ कर सकता था, ये गठबंधन जल्दी ही शानदार नतीजे हासिल करेगा और इस दूसरी दुनिया में ज्यादा बातचीत की शक्ति भी हासिल करेगा। जिंग लिंगफेंग ने कभी नहीं सोचा था कि लिन यू को असली सेवियर बनने का मौका। हैरानी की बात है कि उन बेकार लोगों ने दिया जिन्होंने लिजर्डमैन के सामने सरेंडर कर दिया था। हे उद्धारकर्ता, इस दुनिया में उद्धारकर्ता की कमी है। पूरी इंसानियत को किसी रहस्यमयी ताकत ने करीब 1 महीने के लिए इस अनजान दूसरी दुनिया में ले जाया है। इस महीने के दौरान लगभग आधी से ज्यादा इंसानियत यहाँ सो गई है, या भूख और प्यास से मर गई है, या मुसीबतों में मर गई है, या गलती से मर गई है, या म्यूटेंट जीवों का शिकार हो गई है, या लिजर्डमैन ने उसे मार डाला है, या सीक्रेट रेल की खोज में या अंडरग्राउंड खंडहरों की खोज के दौरान मर गई है। इंसानी आबादी तेजी से घट रही है। हालांकि पिछली आपदा के बाद से यह ट्रेंड कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन कौन जानता है कि अगला बड़ा सफाया कब होगा। उस समय जिंग लिंगफेंग को लगा कि एक ऐसे लीडर को ढूंढना जरूरी है जो पूरी इंसानियत की तरक्की को लीड कर सके, इस दूसरी दुनिया में बेहतर जिंदगी पक्की कर सके और शायद पूरी इंसानियत को धरती पर वापस ला सके। और ऐसा नेता संयोग से एक होता है लिन यू, जो पूरी ताकत और सर्वाइवल स्किल्स दिखाकर वर्ल्ड रैंकिंग में अपना दबदबा बनाने में काबिल है। बेशक इस दुनिया में सेवियर के रोल के लिए सबसे अच्छी कैंडिडेट है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में जो लोग 1000 के अंदर रैंक कर सकते हैं, वे सभी कई या दसियों, यहाँ तक कि सैकड़ों सर्वाइवर्स से बने हैं जो रिफ्यूजी विलेज में साथ हैं। पहले जिंग लिंगफेंग ने अंदाजा लगाया होगा कि लिन यू के पास शायद कुछ चीटिंग करने के तरीके होंगे, जिससे वह पहले ग्रुप रैंकिंग से आगे निकल गया और लगातार वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया। लेकिन लिन यू को सफेद ड्रैगन पर सवार देखकर लेविक के पागल 4 से 500 सर्वाइवर्स को बिना कोई मौका दिए आसानी से हराते हुए जिंग लिंगफेंग को अब कोई शक नहीं रहा। लिन यू के पास ऐसी शक्ति है जो सभी सर्वाइवर्स से ज्यादा है, यहाँ तक कि कोई भी सर्वाइवर उसके सामने छोटा पड़ जाता है। ये व्यक्ति इस खतरनाक दूसरी दुनिया में इंसानियत को मजबूती से जिंदा रखने और एक बार फिर चमक पैदा करने के लिए सबसे सही स्पोक्सपर्सन भी बनेगा। जिंग लिंगफेंग ने बहुत सोचा, लेकिन वह ये भी जानता था कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले जिंग यू ने उन्हें बताया था कि लिन यू ने उनके असली लीडर मेंग युतान के उनके लीडर न बनने के प्रपोजल को पहले ही मना कर दिया था। ध्यान रहे, वह 100 से ज्यादा लोगों वाला एक रिफ्यूजी गांव था जो ग्रैंड मास्टर मेंग युतान की इज्जत से जुड़ा हुआ था। अगर लिन यू ने इसे संभाला तो शायद समय मिलने पर इस दूसरी दुनिया में तान देश के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और इस दुनिया में एक खुशहाल दौर फिर से बना देंगे। जब लिन यू को प्राइवेट मैसेज करके अलायंस की मांग की गई तो जिंग यू के गहरे इरादे पूरी तरह से सामने नहीं आए। लिन यू का गार्ड बहुत मजबूत था और वह नहीं चाहता था कि लिन यू उसे तुरंत रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसके इरादे बहुत साफ थे। जिंग लिंगफेंग के लिए लिन यू को अकेले जाने का बहुत शौक था, यहाँ तक कि वह अब तक मिले किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अलग थलग था। ऐसे व्यक्ति से जल्दी रिजल्ट पाने की कोशिश करने के बजाय धीरे धीरे संपर्क करना चाहिए। लिन यू, सब लोग अपने हथियार डाल दो। लिन यू इंसानियत का खजाना है और उसके नीचे काम करने वाले सभी लोग उसकी बात मानते हैं। लिन यू को किसी भी तरह की दुश्मनी महसूस नहीं होने देनी चाहिए। इसके अलावा वह लिन यू के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। जिंग लिंगफेंग को लगभग पक्का यकीन था कि सफेद ड्रैगन के बिना भी लिन यू बहुत कम समय में उनकी 40 लोगों की टीम को खत्म कर सकता है। आखिरकार गर्म हथियार कोई मजाक नहीं है, चाहे ठंडे हथियार कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे फायरआर्म्स के सामने बेकार हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि लिन यू के ठंडे हथियार बहुत अच्छे हैं, सिर्फ वह टैक्टिकल क्रॉसबो ही किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है। बॉस, लिन यू, सच में, लिन यू, हमने अपने हथियार डाल दिए हैं, तुमसे यहाँ मिलना एक इत्तेफाक है, उम्मीद नहीं थी कि तुम जोन सी में होगे। लिन यू को नहीं पता था कि यह मशहूर सर्वाइवल लीडर, जिसने 100 से ज्यादा लोगों की रिफ्यूजी विलेज को लीड किया था, इतने लंबे समय से क्या सोच रहा था। इस समय उन्होंने अपनी सावधानी बिल्कुल भी कम नहीं की। इतने पतले रास्ते में सर्वाइवर्स से टकराना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी का कोई गलत इरादा हो तो एक्सीडेंटल डिस्चार्ज होना बहुत आम बात है। ये दूसरी दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी।
लिन यू ने जल्दी से सिस्टम पैनल पर जिंग लिंगफेंग के भेजे मैसेज पर नजर डाली और समझ गया कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। अलायंस लीडर होने के बारे में कुछ। ये लोग इतने आलसी क्यों हैं? अगर आप अलायंस लीडर बनना चाहते हैं तो खुद ही बन जाए, मुझे हर चीज में क्यों घसीटिए। लिन यू ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, न तो सपोर्ट किया, न विरोध किया, न ही शामिल हुए या मिले जुले। अगर आप खेलना चाहते हैं तो अकेले खेलें, मुझे अलायंस लीडर्स जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने जिंग लिंगफेंग और तीसरे मास्टर मेंग युतान के बीच का अंतर भी देखा। हालांकि मेंग युतान की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद उसने जो तरीके अपनाए, उनसे लिन यू को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या उसे जिंग लिंगफेंग के उलट एक दबंग इंसान की पहचान माननी चाहिए, जिसे लिन यू बिना सोचे समझे मना करना चाहती थी। लिन यू, हम भी यहाँ इत्तेफाक से हैं। हमारे रिफ्यूजी विलेज के लोगों ने जब आपका मैसेज देखा तो उनमें से हर कोई उस स्थिति की गंभीरता को समझ गया जिसका हम सामना कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी तैयारी के बाद हमने आपसे संपर्क किया और सीधे इस अंडरग्राउंड खंडहर में आ गए। जिंग लिंगफेंग के पास खड़े फैंग पेंग ने कहा। वे लिन यू से कम दर्जनों मीटर दूर हैं और लिन का लहजा अभी भी अनफ्रेंडली लग रहा था। वह बहुत सावधान और डिफेंसिव था। ओह, सच में लीडर जिंग, अगर आप उस तरफ से आए थे तो क्या आपने कोई लिज़र्डमैन देखा? लिन यू ने सोचा कि अगर वे पहले ही उस दिशा में जा चुके हैं और उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुके हैं तो उसे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर यह जरूरी भी नहीं है। इसके अलावा आज रात वह सीधे जोन सी में घुसना नहीं चाहता, बल्कि जितना हो सके उतने लिज़र्डमैन को मारना चाहता है और उन्हें बहुत दर्दनाक सबक सिखाना चाहता है। लिज़र्डमैन और उन भिखारियों को बता दो कि अब से युद्ध शुरू हो गया है और वह लिन यू ही है जिसने युद्ध की चिंगारी जलाई है। आखिरी मकसद इंसानियत के लिए इस खतरे को पूरी तरह खत्म करना है। लिज़र्डमैन से उनके खतरे को खत्म करना है और साथ में आने वाले कचरे को भी साफ करना है। नहीं तो कौन जानता है कि ये दुनिया आखिरकार क्या बन जाएगी। लिन यू की बातें सुनकर जिंग लिंगफेंग को भाषा की कोई दिक्कत न होने के बावजूद लगा कि यह सर्वाइवर कुछ कहना चाहता है। हमारा अंडरग्राउंड खंडहर का पत्थर का गेट हमारे ठीक बगल में है और हम थोड़ी देर पहले ही नीचे आए हैं। लिन यू, अगर तुम उस तरफ घूमना चाहते हो तो प्लीज आगे बढ़ो, हम दूसरी तरफ जाएंगे। जिंग लिंगफेंग ने दूसरों को हाथ हिलाते हुए कहा। सब लोग दीवार से कसकर सट गए ताकि रास्ता बन सके। लिन यू अपने नाइट विशन डिवाइस से साफ देख सकता था। वह खड़ा हुआ और अपना हथियार उठाया। नहीं, मैं इसी तरफ वापस जा रहा हूँ, तुम लोग उधर जाओ। लिन यू इन लोगों के पास से गुजरना नहीं चाहता था, ये बहुत रिस्की था। अभी के लिए, कम से कम अभी के लिए, लिन यू को नहीं लगता था कि वह इन लोगों के साथ पूरी तरह से सहज महसूस कर पाएगा। क्या ऐसा है? जिंग लिंगफेंग ने धीरे से आह भरी। तो हम वहां घूमने चलेंगे। लिन यू, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, हम जा रहे हैं। ग्रुप दीवार से दूर चला गया और अपनी असली बनावट को फिर से बना लिया। वे मुड़े और अपने हथियार उठा लिए। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। लिन यू ने इंतजार किया। वह पहले नहीं जा सकता था, उसे उनके हथियार उठाने और दूर जाने का इंतजार करना पड़ा, तभी वह धीरे धीरे पीछे हट सकता था। इस समय सिर्फ छोटी बर्फ की छिपकली उसके साथ थी और हालांकि वह ये पक्का कर सकता था कि अगर लड़ाई होती है तो वह सबसे तेजी से रिएक्ट कर सकता है और कम से कम दूसरी तरफ को बुरी तरह घायल कर सकता है, वह ये पक्का नहीं कर सका कि वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। क्या मैं बहुत ज्यादा सावधान हो रहा हूँ? लिन यू ने मन ही मन कहा जब उसने उन्हें धीरे धीरे जाते हुए देखा और खुद को कॉम्बैट मोड से निकालने से पहले वे नजर और आवाज से गायब हो गए। उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा घबराहट और सतर्कता पर ध्यान दिया। इस दूसरी दुनिया में लगभग 1 महीने तक रहने के बाद उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा बदल गया है। दूसरे हमलावरों के हमले और सीक्रेट रेल्म के मॉन्स्टर्स, लिज़र्डमैन और भिखारियों से लगातार लड़ने के बाद उसे इस सर्वाइवल गेम की मुश्किल का और ज्यादा एहसास हुआ और वह जिंदगी की नाजुकता को समझने लगा। वह चोटिल नहीं होना चाहता था और उससे भी ज्यादा किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने हर कोने पर खुद को तैयार रखा। बाद में इस सतर्कता और सावधानी ने धीरे धीरे उनकी अंदरूनी हालत बदल दी। लंबे समय तक अकेले रहने से यह बदलाव और भी गंभीर हो गया। लिन यू को यह बात अच्छी तरह पता थी और वह और ज्यादा एक्सट्रीम नहीं बनना चाहता था, वह खुद को थोड़ा और नॉर्मल बनाना चाहता था। लेकिन ये दूसरी दुनिया, ये सर्वाइवल गेम असल में अजीब है। लिन यू ने इस अथाह और रहस्यमय अंडरग्राउंड खंडहर को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। दुनिया में कितने लोग उसके जैसे हैं, या क्या वह अकेला ऐसा है? आखिरकार
ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी सर्वाइवर जिंदा रहने के लिए एक साथ आने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लिन यू उन लोगों से वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके मन में भी उनके लिए कुछ ख्याल था। अब तक हुई मुठभेड़ों के आधार पर ऐसा लगता है कि लिज़र्डमैन और भिखारी लगभग सभी उल्टी दिशा से आते हैं, दूसरी तरफ से नहीं। वह शुरू में यहाँ बिखरे हुए लिज़र्डमैन और भिखारियों को खत्म करने आया था, फिर उस बड़े कमरे में गया जहाँ वे इस इलाके को पूरी तरह से खाली करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अब तक तो ऐसा लगता है। अचानक जिंग लिंगफेंग की तरफ से एक चीख सुनाई दी। लिन यू तेजी से घूमी, वह आवाज। बूम! अचानक एक धमाका हुआ, बारूद विस्फोट। लिन यू ने अभी स्नाइपर राइफल उठाई ही थी कि उसने बहुत सारी परछाइयों को इस तरफ आते देखा। लिन यू, भागो! लिज़र्डमैन का एक ग्रुप आ रहा है, उनके पास बम है। जिंग लिंगफेंग का ग्रुप घबरा कर दौड़ा। वे जोर शोर से चिल्लाने लगे, जिससे पूरी टनल में अफरा तफरी मच गई। लिन यू ने देखा कि दर्जनों परछाइयां उसके पास से गुजर गईं और तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। दूर से और भी चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लिन यू नहीं गई, उसने पीछे मुड़कर देखा। जिंग लिंगफेंग के ग्रुप के ज्यादातर लोग पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे। लिन यू, हटो, हम कवर करेंगे। जिंग लिंगफेंग, यू सिवान और फैंग पेंग के साथ एक एक करके पीछे हटे और बिना हिले लिन यू पर जोर से चिल्लाए। लिन यू, जाओ, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। जिंग लिंगफेंग समझ नहीं पा रहा था कि लिन यू अभी भी क्यों हिली नहीं। उनसे बस कुछ मीटर की दूरी पर दर्जनों लिज़र्डमैन आगे बढ़े। उनके हाथों में ब्लैक पाउडर बम थे, जो बहुत शक्तिशाली नहीं थे लेकिन बहुत खतरनाक थे। तुम लोग पीछे रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। लिन यू ने अपने पीछे इशारा किया, तीनों को जल्दी से पीछे हटने का इशारा किया। लिन यू, मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन यहाँ बहुत सारे लिज़र्डमैन हैं, और पीछे हट जाओ। लिन यू ने अपना फैसला दोहराया और फिर से कहा, लेकिन आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। लेकिन उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर लिज़र्डमैन सा जैसे लड़ाई के नारे लगा रहे थे और कुछ ही मीटर दूर इंसान भी थे। लिन यू, हम तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं। यू सिवान ने एक स्टील गन निकाली, जो उनके शेल्टर में बना सबसे ताकतवर हथियार था। लेकिन लिन यू के लाए हथियार को देखने के बाद वह और जिंग लिंगफेंग, फैंग पेंग दोनों को एहसास हुआ कि वे यहाँ केवल एक बाधा बनेंगे। वाह, ये बंदूक स्नाइपर किंग की है, यू सिवान ने कहा, जिसे जिंग लिंगफेंग और फैंग पेंग खींच रहे थे। लिन यू ने अपने पीछे खड़े कुछ लोगों पर नजर डाली और रास्ते के बीच में एक पत्थर रख दिया। स्नाइपर राइफल को बाहर निकालना पड़ा। कोई दूसरा हथियार आने वाले लिज़र्डमैन को घायल नहीं कर सकता था। उसका मकसद मारना नहीं है, मारने से खजाने के बक्से गिर जाएंगे। इन हालात में खजाने के बक्सों से एक बार में दर्जनों खजाने नहीं गिर सकते। उसके बगल में खड़े तीन लोग, जिंग लिंगफेंग और बाकी लोग, इस समय असल में काफी परेशान करने वाले थे। लेकिन लिन यू अब समझ सकता था कि ये तीनों असल में उसके लिए बहुत अच्छे थे। कम से कम जब दर्जनों लिज़र्डमैन हमला करने आए, तो उनका फैसला तुरंत जाने का नहीं था, बल्कि पीछे रहकर उनके पीछे हटने को कवर करने का था। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी जो उनके लिए जानलेवा थी, उन्होंने फिर भी कहा, तुम्हें चोट नहीं लग सकती। और जब उन्होंने उसके हाथ में स्नाइपर राइफल देखी, तो वे जाना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने हर समय लड़ाई में उसकी मदद करने का प्लान बनाया। लिन यू उनके इरादे समझ गई, लेकिन सच तो यह है कि जब तक ये कुछ लोग यहाँ थे, वह अपने सामान्य तरीके से नहीं लड़ सकता था। आखिरकार लिज़र्डमैन के एक ग्रुप से फूटने वाले खजाने के बक्सों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और उसका धोखा जो खजाने के बक्से के गिरने की गारंटी देता था, उसी समय पता चल जाएगा। इस तरह की बात बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम लोग पीछे हट जाओ, अगर तुम भविष्य में मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो। लिन यू का हाथ ट्रिगर पर था, उसने साइलेंसर हटाया और एक धमाके के साथ एक गोली निकली, जो एक लिज़र्डमैन के पैर को चीरती हुई निकल गई। जिंग लिंगफेंग ने दूर से एक परछाई को गिरते देखा, उसे पता चल गया कि लिन यू के हथियार ने असर कर लिया है, और जैसे ही लिन यू ने गोली चलाना जारी रखा, और भी लिज़र्डमैन चीखे और गिर गए। गोलियों की आवाज बहरा कर देने वाली थी, और लिन यू के एडवांस्ड हथियार से तीनों बुरी तरह चौंक गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिन यू की निशानेबाजी बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा लगता है कि लिज़र्डमैन को किसी भी जरूरी जगह पर चोट नहीं लगी। कम से कम जहां वे खड़े थे, वहां से तो ऐसा लग रहा था कि लिज़र्डमैन दौड़ते हुए अपने पैर पकड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी गोली नहीं मारी गई। शायद ये टेंशन वाला माहौल था जो उस पर असर कर रहा था,
शायद यह उनकी मौजूदगी थी, शायद अंडरग्राउंड खंडहर बहुत ज्यादा धुंधले थे, या शायद लिज़र्डमैन बहुत ज्यादा बेकाबू होकर भाग रहे थे। अब लिन यू अपनी लड़ाई की ताकत नहीं दिखा पा रहा था, एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। लेकिन इतना तो काफी था। लिज़र्डमैन इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि जब कोई लगातार गोली चला रहा हो तो हमला करते रहें। और उनमें से जो सर्वाइवर सरेंडर कर चुके थे, वे खास मजबूत इरादों वाले नहीं थे। अगर गोलियों की आवाज सुनने के बाद भी उन्होंने हमला करने की हिम्मत की, तो वे पागल हो जाएंगे। लिन यू, हम तुम्हारे पीछे दूसरी तरफ के खतरे को हटा देंगे। इस तरफ, ये तुम पर है। जिंग लिंगफेंग ने यू सियुआन को खींचते हुए और लगातार पीछे हटते हुए कहा। अब वे लिन यू के लिए मदद के बजाय बोझ बन गए थे। और इसी समय दो चीखों के साथ उन्होंने देखा कि लिज़र्डमैन के साथ मिले दो लोगों को लिन यू ने जांघों में गोली मार दी थी। वे जमीन पर लुढ़क रहे थे और उठ नहीं पा रहे थे। जिंग लिंगफेंग ने लिन यू को देखा, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। ट्रिगर खींचने के अलावा वह बस मैगजीन बदल रहा था। रुको, क्या स्नाइपर राइफल की मैगजीन में इतनी गोलियां होती हैं? जिंग लिंगफेंग उन दोनों को घसीटते हुए अपने साथ ले गया और 10 मीटर पीछे हट गया, जबकि गोलियों की आवाज आती रही। उन्हें अपनी टीम के सदस्यों को देखने के लिए वापस जाना पड़ा। अगर वे इस जगह पर अलग हो गए, तो कौन जानता था कि क्या होगा। जब लिन यू ने तीनों को जाते देखा, तो उसने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदली। स्नाइपर राइफल लगातार फायर करती रही, और भी लिज़र्डमैन और भिखारी गिर गए। लेकिन लिन यू की हर गोली उनके गैर जरूरी हिस्सों पर लगी थी। जाहिर है, इसका मकसद उन्हें खजाने के बक्से रिलीज करने से रोकना था। हालांकि एक ने खजाने का बक्सा छोड़ा था, लेकिन सिस्टम की आवाज सिर्फ सर्वाइवर्स को ही सुनाई दी, इसलिए कम रोशनी में ये साफ नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद एक भी लिज़र्डमैन खड़ा नहीं बचा, और लिन यू को एहसास हुआ कि जिंग लिंगफेंग और दूसरे लोग अब आसपास नहीं थे, इसलिए उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ में हथियार बदलकर एलॉय टैक्टिकल क्रॉसबो हो गया, और लिन यू भिखारियों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। ये लोग शोर मचा रहे थे और लगातार रहम की भीख मांग रहे थे, गंदगी फैला रहे थे और काफी परेशान कर रहे थे। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि अगर वह पहले लिज़र्डमैन से निपटता, तो ये लोग जरूर खजाने के बक्से बनाने का उसका राज जान जाते। सिस्टम के बिना इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, देखने से कुछ नहीं होता। लेकिन सिस्टम का ग्रुप और वर्ल्ड चैनल इन लोगों को मरने से पहले उसका राज पूरी दुनिया के सामने लाने की इजाजत दे सकता था। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो तुम्हें मरना ही होगा, लिन यू ने आयरन स्पीयर से लगातार फसल काटते हुए कहा। उसे इन लोगों के लिए कोई भावना नहीं थी, कोई सहानुभूति या कुछ भी नहीं था। वे लिज़र्डमैन के साथ मिल गए थे और उसकी चेतावनी के बाद भी वे अपने रास्ते चले गए, लिज़र्डमैन के साथ घुल मिल गए, ठीक वैसे ही जैसे पहले उड़ाए गए 3 लोग। ये लोग पूरी तरह से बिगड़े हुए थे। उन पर गोलियां चलाना साफ तौर पर बेकार था, हालांकि उसके पास अभी भी बहुत सारी गोलियां थीं। 6 लोग, 6 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस बुरा नहीं है। लिन यू ने जल्दी से बात खत्म की और फिर जमीन पर लिज़र्डमैन पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही खजाने के बक्से बाहर निकले, उसने उन्हें तेजी से अपने स्टोरेज स्पेस में इकट्ठा कर लिया। हालांकि जिंग लिंगफेंग और दूसरे लोग पहले ही बहुत दूर थे, फिर भी उसने बहुत सावधानी बरती। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा और आखिरी लिज़र्डमैन की चीखें बंद हो गईं, और लिन यू ने जानबूझकर वहां एक कॉपर ट्रेजर चेस्ट छोड़ दिया। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर लिन यू ने मुड़कर देखा तो जिंग लिंगफेंग और उसका ग्रुप दौड़ता हुआ आ रहा था। लिन यू, जिंग लिंगफेंग ने खून से लथपथ जमीन और चारों ओर बिखरे शवों को देखा, उसकी सांसें भी तेज हो गईं। इतने कम समय में लिन यू ने सच में इतने सारे लिज़र्डमैन को मार गिराया। ध्यान रहे, जब उनके 45 लोगों के ग्रुप का पहली बार उन लिज़र्डमैन से सामना हुआ, तो वे लगभग तुरंत ही गिर पड़े, और दुश्मन के एक ब्लैक पाउडर बम फेंकने के बाद उनके पास लड़ने का कोई मौका नहीं बचा। जो लोग लिज़र्डमैन के सामने सरेंडर करते थे, वे और भी ज्यादा परेशान करने वाले थे। इंसान होने के नाते वे अच्छी तरह समझते थे कि अपने ही जैसे लोगों से कैसे निपटना है, और वे पुराने लिज़र्डमैन को तेज हथियार दे सकते थे और लिज़र्डमैन के साथ मिलकर उनके ग्रुप को तुरंत कुचलने के लिए टैक्टिक्स भी इस्तेमाल कर सकते थे। इससे जिंग लिंगफेंग और उसके साथियों को तुरंत पीछे हटना पड़ा। इन लिज़र्डमैन के खिलाफ उन्हें जीत का कोई भरोसा नहीं था, और बिना किसी नुकसान के निकल पाना तो दूर की बात थी। लेकिन लिन यू के सामने ये सब कुछ भी नहीं था। इन लिज़र्डमैन को और उनके साथ स्ट्रेटजी बनाने वालों और लड़ने वालों को लिन यू ने आसानी से गिरा दिया और फिर एक एक करके मार डाला। ये शक्तिशाली लड़ाई का हुनर और शांत मानसिक मजबूती बाकी सबसे कहीं बेहतर थी। हालांकि उसका निशाना थोड़ा गलत था।
जिंग लिंगफेंग ने लिजर्डमैन और कई लोगों के शवों को देखा। अचानक उसने भौहें चढ़ाईं। एक पल रुको, ये गोली के घाव, मैं ये साइट संभाल लूंगा। जिंग लिंगफेंग, तुम्हें रिफ्यूजी विलेज वापस लौट जाना चाहिए, देर हो रही है, लिन यू ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसके लिए इन लोगों से जितना दूर रहना उतना ही अच्छा था। लिन यू, तुम सावधान रहना, हमें सच में वापस जाना चाहिए। जिंग लिंगफेंग ने आवाज लगाई और जो बचे हुए लोग वह साथ लाया था वे भी हिचकिचाते हुए उसके पीछे चले गए और हर कोई जमीन पर पड़े लिजर्डमैन की लाशों को हैरानी से देख रहा था। लिन यू ने उनके जाने तक इंतजार किया, पीछे से आ रही हल्की आवाजें सुनती रही। ऐसा लग रहा था जैसे लिजर्डमैन उनके पीछे आ रहे थे। पहले का शोर बहुत ज्यादा था, चाहे वह लिजर्डमैन के बमों की आवाज हो, जिंग लिंगफेंग के ग्रुप के भागने का शोर हो या जब उसने उन लिजर्डमैन को मारा हो। हर एक शोर बहरा कर देने वाला था। और ये देखते हुए कि उसने हाल ही में पोते जेनेक्सियोंग और शेर के सिर वाले भालू दोनों को मार गिराया था, लिजर्डमैन बेवकूफ नहीं थे। उन्हें आखिरकार आना ही था। लिन यू ने क्रॉसबो कैरेज निकाला। अब जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये चीज उसके हाथ में सबसे शक्तिशाली हथियार थी। थोड़ी ही देर में सा की दहाड़ के साथ लिजर्डमैन की एक बड़ी लहर उस तरफ आ गई। ओह, लिन यू ने क्रॉसबो कैरेज एरो को फ्लेमिंग एरो में बदल दिया। अगर आपको इतना कुछ इकट्ठा करना पसंद है तो कुछ ऐसा चखिए जो आपकी आत्मा को छेद दे और जला दे। धनुष की डोरी कस गई जिससे क्रॉसबो कैरेज बर्निंग एरो जल उठा। लिन यू ने क्रॉसबो कैरेज से यह विस्फोटक जलता हुआ हथियार दागा। बूम, कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ एक फैला हुआ फ्लेमिंग एरो लिजर्डमैन के ग्रुप की ओर चला जो उन्हें संख्या में हरा देना चाहते थे। उसी समय क्रॉसबो कैरेज एक चटकने की आवाज के साथ टूट गया जब फ्लेमिंग क्रॉसबो एरो लिजर्डमैन पर लगा और टुकड़ों में बिखर गया। लिन यू ने तुरंत उसे स्टोरेज स्पेस में रख दिया और रास्ते में एक छोटी दीवार खड़ी कर दी। हाथ में स्नाइपर राइफल लेकर उसने उन लिजर्डमैन को मारना शुरू कर दिया जो जलते हुए आग के गोलों से मुश्किल से बच पाए थे और उन्हें लाशों में बदल दिया। लिन यू को धीरे धीरे लगने लगा कि अंडरग्राउंड खंडहर लिजर्डमैन के बजाय उसके होम ग्राउंड जैसे ज्यादा थे। आखिर पतले रास्ते खुले मैदान नहीं थे और एरिया मैप की मदद से वह कॉरिडोर में अपने अलग अलग हथियारों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था और उसी हिसाब से खुद को ढाल सकता था। इसके अलावा अब वह काफी हद तक जान गया था कि इन हरे शल्क वाले छिपकली मनुष्यों को कैसे संभालना है। उनका सिर जानलेवा होता है और वे काफी ज्वलनशील होते हैं। भले ही वे लड़ाई में पागल कुत्तों की तरह हमला करते हैं, फिर भी वे डर और कायरता के आगे हार मान लेते हैं, चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं। हथियारों में पूरी तरह से बेहतर होने के बावजूद ये लिजर्डमैन सिर्फ कागज के शेर हैं। जल्द ही लड़ाई खत्म हो गई। पीछे जली हुई या सिर कुचली लाशें और बिखरे हुए कॉपर ट्रेजर चेस्ट रह गए और लिजर्डमैन सेना एक बार फिर पीछे हट गई। शांति से लिन यू ने सभी 37 कॉपर ट्रेजर चेस्ट उठा लिए, लेकिन इस बार उसे अंदर कोई भिखारी नहीं मिला। यह अनएक्सपेक्टेड था। पहले तो ऐसा लगता था कि वे हर बार इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इस बार वे नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि भिखारी डर गए हों? युद्ध के मैदान को जल्दी से साफ करने के बाद लिन यू फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे मैप पर एक कोने में पत्थर का गेट दिखा। पत्थर का गेट काफी छिपा हुआ लग रहा था और उस पर पत्थरों से ढके होने के निशान थे, जिससे पता चलता था कि यह पास की जिंग लिंगफेंग के रिफ्यूजी विलेज की ओर जाने वाला गेट था। लिन यू ने सोचा और यहाँ एक पत्थर की दीवार खड़ी कर दी। जिंग लिंगफेंग और उसके लोगों की अभी की लड़ने की काबिलियत को देखते हुए लिजर्डमैन के खिलाफ उनकी ताकत काफी कम है। वे समझदारी और टीम वर्क का इस्तेमाल करके एक या दो लोगों के खिलाफ जीत सकते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रुप आ जाए या उनके साथ भिखारी हो या अगर कोई बस एक बड़ा पटाखा फेंक दे तो जिंग लिंगफेंग और उसके ग्रुप के पास कोई मौका नहीं होगा। पहले की तरह ही लिजर्डमैन ने उन्हें पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। इसलिए लिन यू नहीं चाहता था, या यूं कहें कि कुछ समय के लिए नहीं चाहता था कि जिंग लिंगफेंग और उसका ग्रुप यहाँ वापस आए। ये जगह उनके लिए बहुत खतरनाक थी।